चलिए आइए नया चैप्टर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है बट इसमें भी एनालिसिस ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर क्या होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें एक आदमी सारा काम करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें आप सेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करते हैं। फंक्शनल का दूसरा नाम है सेंट्रलाइज। डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको अपने डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। और एक मैट्रिक्स होता है जिसको टू वे रिपोर्टिंग बोलते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम का कुछ कंडीशंस है कि वो स्टेबल इन्वायरमेंट में मस्त वर्क करता है। यहाँ पर अगर एक डिवीजन दूसरा डिवीजन को ट्रांसफर करेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे करेगा। डिवीजन सारे कॉस्ट सेंटर्स ही होते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं अलॉन्ग विद सम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आप उनके साथ जोड़ सकते हो। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ऊपर से जो बोला जाता है नीचे में बस वो एग्जीक्यूट होता है। एडवांटेजेस में कंट्रोल ओवर डिविजन्स, लो कॉस्ट बाय कंसोलिडेटिंग कॉमन एक्टिविटीज़, क्योंकि हम लोग सब सेंट्रलाइज लेवल पे कर रहे होते हैं तो जैसे परचेज अगर एक साथ सबका करेंगे तो बल्क परचेज कर पाएंगे और डिस्काउंट ऑफर कर पाएंगे। कंट्रोल ओवर डिविजन्स मतलब सिंस हमें हमारा ही सिक्का चल रहा है, तो फिर हम खुद कंट्रोल सब पे रख पा रहे हैं। यहाँ पे एक ही आदमी डिसीजन ले रहा है तो डाइवर्जन नहीं होता है स्ट्रेटजी से। डिसएडवांटेजेस क्या है कि मैनी टाइम्स डिले हो जाते हैं हम लोग डिसीजन लेने में, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज में हो रहा है और बहुत सारा क्यू हो सकता है वहाँ पे डिसीजन लेने का क्यू बन गया है। टॉप मैनेजमेंट हर चीज़ में इन्वॉल्व है तो फिर वो दूर का विजन के बारे में कब सोचेगा और नया इनोवेशन के बारे में कब सोचेगा। डिविजनल मैनेजर रिस्ट्रेंस फ्रॉम ग्रुप पॉलिसीज, उनको लगता है कि बार बार हमारे में खामी निकाल रहा है, हर चीज़ उसको इम्पोज्ड फील होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता बहुत बार। और डिवीजन प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें पता नहीं चलता हमें, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट ही पता चलता है बिकॉज ट्रांसफर प्राइस इज एट कॉस्ट प्राइस, तो कौन कितना कमा रहा है वो पता नहीं चलता। डिसेंट्रलाइज और डिविजनल सिस्टम में ये डाइवर्सिफाइंग और ग्रोइंग कंपनीज के लिए यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रख लिया जाता है। डिविजन्स आर प्रॉफिट सेंटर्स जनरली, यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स, डिसीजन आप डिवीजन हेड्स वाले भी ले सकते हैं। और यहाँ पे नीचे से ऊपर बातें आती है तब ऊपर वाला बोलता है हाँ बोलो क्या करना है। एडवांटेजेस में इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्वालिटी और स्पीड बढ़ जाती है। मोटिवेशनल होता है किस एंगल से कि डिविजनल मैनेजर को लगता है कि हम कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, उनको फील आता है और वो ग्रोथ के कामना में और ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, उनको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगता है अपना रोल। ऑटोनॉमी मिलता है मतलब वो स्वयं अपना डिसीजन ले पाते हैं। अलाउज टॉप मैनेजमेंट टू फोकस ऑन स्ट्रेटजिक रादर देन ऑपरेशनल मैटर्स। रिड्यूसेस हेड ऑफिस ब्यूरोक्रेसी, हेड ऑफिस में फिर सारा डिसीजन मेकिंग होने से हेड ऑफिस वालों का एक अलग ही रुतबा बाबूगिरी चालू हो जाता है, जो कम हो जाता है बिकॉज यहाँ पे नीचे वाले अपने डिसीजन लेके काम कर ले। गुड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर जूनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट, क्योंकि जब अपने ऊपर डिसीजन लेने की बात आएगी, अपने एग्जीक्यूशन करेंगे तो मिस्टेक्स होंगे तो रेक्टिफाई होगा, तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है इसमें क्योंकि आप हर समय फॉलोअप नहीं कर रहे हो। तो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी एसर्टेन्ड यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफर आपका कॉस्ट प्लस प्राइस पर है तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिवीजन भी पता चलता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिवीजन के ऊपर छोड़ देने से सब अपना अपना इतना सोचने लग जाते हैं कि फिर ग्रुप का भला भूल जाते हैं। तो इसका वे आउट क्या है, बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल आपको परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए, उनको गोल कॉन्ग्रुएंसी प्रिंसिपल से मोटिवेट करना चाहिए, विच मीन्स दैट यू शुड फंक्शन एज पर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप नॉट एज पर बेनिफिट ऑफ योर डिवीजन। और कभी कभी जरूरत पड़े तो एचओ को डिक्टेट भी करना चाहिए। सेकेंड क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्टिविटीज़ में कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, सब अपना अपना परचेज करे तो लोअर वॉल्यूम में अलग अलग जगह से परचेज करके ला रहे, कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसका वे आउट हो सकता है कि कुछ कुछ जगह आप डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन को कंट्रोल कर लो कि कुछ एक्टिविटी जैसे एचआर एक्टिविटी या फिर परचेज एक्टिविटी आप बोलो कि ये सेंट्रलाइज्ड ही होगा। फिर टॉप मैनेजमेंट का बहुत बार कंट्रोल हाथ से निकल जाता है बिकॉज बहुत सारा अपडेट उसको मिलने में टाइम लग जाता है। ठीक है, सो इसका वे आउट क्या, कंट्रोल द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मतलब उनको बताना पड़ेगा नीचे वाले मैनेजर्स को कि किस किस चीज़ में आपको ऊपर में अप्रूवल लेके ही काम करना है।
Some of those in favor and against are interlinked. For example, the ability of decentralized operation manager to make speedy decisions will increase the lack of control in circumstances in which head office cannot be informed of these decisions in a timely manner. कुछ advantage disadvantage interlinked भी है. In divisional structure, also some departments can be working horizontally centralized way में, जैसे accounts and HR, वही बोलते हैं degree of centralization, degree of decentralization को control करो. ये पॉइंट ऊपर जाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली अंडर डिसेंट्रलाइज सिस्टम. इट हेल्प्स टू जज द मैनेजरियल परफॉर्मेंस फॉर द आइटम्स अंडर देयर कंट्रोल. ये सेंट्रलाइज सिस्टम में तो उनके कंट्रोल में कुछ डाला ही नहीं गया, तो उसके अंडर में कुछ डाला जाए तब ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपको जिस पर्टिकुलर चीज़ का हेड बना दिया गया उस पर्टिकुलर चीज़ को आप अच्छे से कर पा रहे कि नहीं, हम उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे. तो डिसेंट्रलाइज में होता है. फिर होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को 2 रिपोर्टिंग हेड देते हैं. नॉर्मली ऐसा प्रोजेक्ट के चक्कर में होता है. जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए कि कंपनी है जिसका फाइनेंस है, HR, R&D, मार्केटिंग, अलग अलग फंक्शंस है, जिसमें एक एक आदमी काम करता है और सबका एक एक आदमी को लेके कोई नया प्रोजेक्ट है उसमें डिप्लॉय किया गया है. तो सब अपने अपने बॉस को तो रिपोर्ट करेंगे एज वेल एज प्रोजेक्ट के हेड को भी रिपोर्ट करेंगे. वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने डिसेंट्रलाइजेशन को यानी काम को 4 तरह से बांट सकते हो. एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना सकते हो जो इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा, जो अपना इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन भी खुद लेगा, अपना रेवेन्यू का भी ध्यान रखेगा, अपना कॉस्ट का भी ध्यान रखेगा, अपना ROI का भी ध्यान रखेगा. इन्वेस्टमेंट सेंटर के बाद होता है प्रॉफिट सेंटर, जो इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंडर में हो सकता है. प्रॉफिट सेंटर का जिम्मेदारी होता है कि वो रेवेन्यू और कॉस्ट ये दोनों पे ध्यान रखेगा. मतलब अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करेगा, अपना कॉस्ट इनकर करेगा, अपने ज़रूरत के हिसाब से कॉस्ट इनकर करके आपको प्रॉफिट कमा के प्रॉफिट टारगेट अचीव करा के. प्रॉफिट सेंटर के अंदर में होता है एक रेवेन्यू सेंटर और दूसरा होता है कॉस्ट सेंटर. रेवेन्यू सेंटर वाला प्राइस का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा, उसके डिसीजंस खुद लेगा और रेवेन्यू बढ़ाने पे काम करेगा. कॉस्ट सेंटर वाला जो कॉस्ट के अंदर उसको काम करने बोला गया उसी कॉस्ट के अंदर काम करके दिखाएगा. एंड ऑफ कोर्स सब में नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है. इसके ऊपर एक अभी हाल में क्वेश्चन है जो मुझे लगता है थोड़ा आपको देखना चाहिए. कनॉट रेस्टोरेंट करके. ठीक है. कनॉट प्लेस है ना दिल्ली में, के हिसाब से कनॉट रेस्टोरेंट. ये क्वेश्चन मेरा एक दरख्वास्त है कि आप तुरंत देखो. अभी ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट भी लग रहा है क्योंकि ऐसा एक और केस स्टडी में भी दिया हुआ है, MTP May 22. ये क्वेश्चन अभी MTP May 22 का आप जरूर देख लो, जो स्ट्रक्चर्स और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पे बात करता है. इसका एक चार्ट हमने बना रखा है कि इन्वेस्टमेंट सेंटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. मेक डिसीजंस दैट इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट, गाइड एंड मोटिवेट प्रॉफिट सेंटर इन द लाइट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, कंट्रोल द डिग्री ऑफ डेलीगेशन एंड मॉनिटर. तो इसका गोल होता है मैक्सिमाइज ROI, इसका परफॉर्मेंस मेजर होता है ROI, RI, EVA. Profit center make decisions that influences both cost and revenue. Maximize revenue, minimize cost. Profit variance division, profit must be positive. Non-financial measures से भी आप profit evaluate कर सकते हैं. फिर cost centers का काम है cost control करना, improve efficiency, minimize cost. का main focus है कि काम efficiently करे जिससे कि cost कम लगे. Cost variance और non-financial measures से आप performance check कर सकते हैं. Revenue center में decisions on revenue and price you can see. The objective is to maximize revenue. Sales variance आप देखोगे या नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आप उसका भी देखोगे. इन्वेस्टमेंट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर इफ ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स. टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिट सेंटर, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. मेन ट्रांसफर प्राइसिंग का रोल है इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिट सेंटर. कॉस्ट सेंटर का परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं बनाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में चेंज इट्स नेचर. कॉस्ट सेंटर कैन ऑलवेज बिकम अ प्रॉफिट सेंटर. जैसे इसका एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ. जैसे अमेजोन ने अपने लिए एक वेब सर्वर स्टैब्लिश किया, इतना बड़ा वेबसाइट वो बनने जा रहा था, तो वेब सर्वर का काम करते 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 उसको समझ में आया कि क्यों ना जब हम लोग को इतना ग्रिप आ गया है वेब सर्वर को मैनेज करते हुए, तो उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को अलग से प्रॉफिट सेंटर बना दिया जाए. तो अमेजोन वेब सर्विस बोलकर एक अलग उन्होंने ना विंग चालू कर दिया, AWS जिसको बोलते हैं. सो दैट कैन ऑलवेज चेंज इट्स नेचर. ऑलराइट. तो नेक्स्ट आ रहा है डेलीगेशन वर्सेस एब्डिकेशन. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया इतने एग्जाम में
डेलीगेट करने का मतलब होता है कि आपने कुछ चीज़ें का जिम्मेदारी पे दी है नीचे वाले को, तो सामने वाले से पीरियोडिकली रिव्यू लेकर चेक करते रहते हो, सजेशंस देते रहते हो अगर डिविएशन आता है तो। बट ये नहीं कि पूरा छोड़ दो। एब्डिकेशन मतलब होता है पूरा उनके ऊपर ही छोड़ दो, जो किया किया, फिर हम देखने भी नहीं जाएंगे। वो अगर वो गलत किया तो बस गाली दे देंगे, बट उसको सुधार करवाने पे हेल्प नहीं करेंगे। तो इसके लिए अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है डीजेबी बुक का, मिस्टर बेन करके, जो जैन 21 में आया था। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप वीडियो रोक के थोड़ा सा इसको पहले देख लें, ठीक है। उसमें इसी के बारे में बात किया गया था, करेक्ट। तो एक बार हम भी आपको दिखाना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप एमटीपी वाला देख लीजिएगा, वो देखना जरूरी है, वो पूरा डिटेल में पढ़ना है, वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 29 वाला ये सब तो पढ़ा हुआ पहले निपटा लेते हैं, और जो जो मैं बता रहा हूँ कि ये आप पढ़ लीजिएगा, तो आप अभी पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप बाद में भी वीडियो खत्म करके या चैप्टर खत्म करके भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर ये मिस्टर बेन का एक बहुत अच्छा कमेंट था कि हमने बहुत छोटी सी साइज ऑफ कंपनी, छोटे से जगह से बहुत बड़ा रेवेन्यू का कंपनी बना रखा है, ठीक है। तो वी डेलीगेट ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ एब्डिकेशन, रिनाउंसिंग एवरीथिंग। तो ये बात जब वो बोल रहे हैं तो उसी को लेके हम लोग कमेंट कर रहे हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिस्कस द लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन which Mr. Ben was referring to, and do you concede to the view that Mr. Ben is exaggerating the success of his divisional organizational structure? तो लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में आपको रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर का नाम बताना है, और फिर वही बताना है कि आपका एक्सटेंट टू विच दिस डिसेंट्रलाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डिसेंट्रलाइज करोगे तो आपका सक्सेस आ जाएगा। So, Mr. Ben clearly expressed the management style that has focus on abdication. Abdication, like delegation, involves allocating duties and responsibilities to a team, but without the measuring and managing part. It sounds reasonable to believe that Mr. Ben's style of function leads to decentralization, wherein division heads are free to set prices, choose which market to tap in, make product mix and output decision, and select suppliers. If decentralized model is ideally crafted to suit the desired style of functioning, how voluminous the organization could be well managed by the top management by occupying reasonably small space with very minimum number of employees and act on the basis of management by exception. Management by exception का प्रिंसिपल होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो इसमें हम यहाँ पर यही बता रहे हैं कि मिस्टर बेन एब्डिकेट करने गए हैं, ठीक है। और वो एब्डिकेशन के लिए ये नहीं कमेंट किया हुआ है कि वो सही है कि गलत है, बस ये बोल रहा है कि वो मिस्टर बेन एब्डिकेट करने गए हैं, ठीक है, विच डज नॉट इन्वॉल्व एनीथिंग टू बी मैनेज्ड एंड मेजर्ड, ठीक है। उनको तो एब्डिकेट करके सक्सेस मिला है ना, बट एब्डिकेशन इज नॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन। यू शुड डेलीगेट बट यू शुड नॉट एब्डिकेट, ओके। Organization vary considerably in the extent to which they decentralize, because decisions about whether and how much to decentralize involve numerous costs and benefit. Moreover, the scale of these costs and benefit depends on specific facts. A major chunk of top management responsibility is to find out how to maximize the benefit and minimize the costs associated with decentralization. ये top management सोचता है, ठीक है। An organization can increase benefits by carefully identifying the decisions under each manager's purview, matching the scope of decision with the manager's skills and knowledge. It can also help lower level managers in understanding the firm's values, goals and strategy. बोलने का बात है कि आपको कोशिश करना चाहिए डेलीगेट करने का, बट एब्डिकेशन करने से मिस्टर बेन को सक्सेस मिला है, तो उन्होंने अपने हिसाब से क्राफ्ट किया, अपने लोगों को तैयार किया उस तरह से कि वो एब्डिकेट कर सकते हैं, तो ठीक है। एब्डिकेशन अति बुरा नहीं है, एब्डिकेशन करके आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा मिला है तो आप क्यों नहीं आप आगे बढ़ेंगे, आप चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है डिविजनल परफॉर्मेंस मेज़र। उसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होते हैं, बट अदर मेजर्स जो अपने बोल रहे हैं उसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों हैं, और प्योर फाइनेंशियल ये है। तो उसमें ROI निकालते हैं, RI निकालते हैं और EVA निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद अदर मेजर्स में अपने बैलेंस स्कोर कार्ड, पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक,
परफॉर्मेंस प्रिज्म, ट्रिपल बॉटम लाइन, ये सब का नाम ऑलरेडी सुन के आए हैं। तो जो ऑलरेडी नाम सुन के आए हैं वो सब आपको एज इट इज़ यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ सकता है इन केस ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। अभी तक पढ़े थे पूरा ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस में, फिर डिवीजन परफॉर्मेंस में भी यूज़ करना पड़ सकता है। हमारा फोकस इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल पर है। चैप्टर 8 में ईवीए अपने पढ़ लिए थे, यानी प्रीवियस चैप्टर में अपने पढ़ लिए थे ईवीए। ठीक है, तो ईवीए का सम्स भी यहाँ पे आ सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग से कनेक्ट होकर। तो ईवीए ऑलरेडी आपको आता है तो हम लोग यहाँ पे टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस मेजरमेंट में चले गए। ऊपर में हम लोग क्या बता रहे थे, ऊपर में हम लोग बता रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और है, मैं लिखा देना चाहूँगा, आप यहाँ पे कृपया करके लिख लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन करने के पहले क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे एक तो जिसके ऊपर आप छोड़ रहे हो काम, उसका एबिलिटी या स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसके ऊपर आप छोड़ रहे हो, ऑफ मैनेजर्स। सेकंड नंबर, मैनेजमेंट स्टाइल। आपका मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है? जैसे मिस्टर बेन का स्टाइल ऐसा था कि वो पूरा ही छोड़ देते हैं, आप होता है कि नहीं हम अपने ऊपर कुछ चीज़ हमेशा रखते हैं। तीसरा, जोग्राफिकल लोकेशन कितना बड़ा है, जोग्राफिकल लोकेशन का स्प्रेड कितना है। चौथा, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ से डील कर रहे हैं तो फिर आप खुद से तो सबको हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में सबसे पहले HP कंपनी ने सोचा था। HP कंपनी के जो ओनर्स थे, ह्यूलेट एंड पैकर्ड, उनको ये चीज़ फील हुआ कि हमने अपनी कंपनी जब तक छोटे थी, कम लोग थे, तो इस तरह से चलाई। अब जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है तो हम लोग नहीं याद रख पा रहे अपने एम्प्लॉय के नाम, नहीं ध्यान रख पा रहे कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे सोच रहा है। तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम बनाया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि मैं पहले अपने अंडर में कुछ लोगों को अपने तरीके से तैयार करूँगा, वो अपने अंडर में जो लोग होंगे उसको हमारे विजन से कनेक्ट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते हम लोग लास्ट तक चले जाएंगे। तो उस काम को कर पाने के लिए आपको उनके साथ ही समय बिताना है जिसमें वो एबिलिटी और स्किल्स हो। और आपका मैनेजमेंट स्टाइल आपको चूज़ करना है कि आप पूरा छोड़ोगे कि कुछ चीज़ वापस उनसे पूछते रहोगे। मैनेजमेंट स्टाइल मतलब आप उनसे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स कब करोगे, कितना चीज़ उनके ऊपर छोड़ोगे, कितना चीज़ अपने ऊपर रखोगे। फिर जोग्राफिकल लोकेशन का स्प्रेड अगर ज़्यादा है तो डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो करना ही पड़ेगा, छोटा है तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, फिर आइए 3 बेसिक रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। ये रिपीट ऑफ चैप्टर 8 है, ऑलरेडी पहले भी बता दिए गए। कंट्रोलेबल फैक्टर्स होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों होना चाहिए, और इंसेंटिव दिया जाए मैनेजर को अगर वो ग्रुप के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो। फाइनेंशियल मेजर्स का एक ड्रॉबैक है कि वो शॉर्ट टर्म होते हैं, इसलिए इनएडिक्वेट होते हैं, बट उसका एडवांटेजेस भी आपको बेसिक्स ऑफ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ाया था मैंने बेसिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर में, तो वो वहाँ से आपको पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर में आपको वहाँ से पढ़ लेना है। एक बार फिर से वहाँ पे जाके एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिससे कि पॉइंट्स रिफ्रेश हो जाए। नॉन फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल माने गए। नेक्स्ट फाइनेंशियल मेजर में अपने ROI में चल रहे हैं। ROI इज सिंपल, अकाउंट्स में आप लोग सीखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो नया चीज़ है कि कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स बाई इन्वेस्टमेंट्स लेना है, मतलब वही आइटम से प्रॉफिट निकालना जो हमारे डिवीजन के कंट्रोल में था। इसका एडवांटेजेस क्या है? ये इजी है, सबको पता है। इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर अकाउंटिंग प्रोसेसेस, तो इसका डाटा निकालने के लिए मेहनत नहीं होता है। इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन एज अ होल, पूरा डिवीजन कैसा परफॉर्म करे वो पता चलता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये परसेंट में है, एब्सोल्यूट फॉर्म नहीं है, मतलब अमाउंट नहीं पता चलता है, परसेंट पता चलता है, बट बहुत बार परसेंट मिसगाइड कर देता है। ठीक है, जैसे किसी का ROI बहुत ज़्यादा है बट अमाउंट उससे रिटर्न में बहुत कम आ रहा है तो मिसगाइड हो जाते हैं। नॉट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, इट इज़ नॉट फॉर एक्टिविटी वाइज ROI, इट्स फॉर द एंटायर डिवीजन। इट इनकरेजेस शॉर्ट टर्म और सब ऑप्टिमल डिसीजंस। अब उसका एग्जांपल क्या है कि एक मैनेजर कल को मान लीजिए एक डिवीज़न चला रहा है जिसका ROI 38% है,
उसके सामने एक नया प्रोजेक्ट आया, उसका ROI 35% है, तो ROI उसको कम लग रहा है तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाउएवर वो नया जो प्रोजेक्ट है ग्रुप के एंगल से, ग्रुप का ROI जो आता है एवरेज में वो 20% ही आता है, तो ग्रुप के एंगल से ये 35% बहुत ही अट्रैक्टिव था, बट हमारा मैनेजर उसको रिजेक्ट कर दे क्योंकि उसका ROI से ये कम था। तो वो अपने बारे में सोचता है, ग्रुप के बारे में नहीं सोचता है। और फिर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कनेक्टेड है तो मैनिपुलेट भी इजीली किया जा सकता है। इसलिए ROI कैन देयरफॉर लीड टू लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। ROI पे उतना भरोसा नहीं किया जाता, इसलिए इसका ऑल्टरनेटिव हो जाएगा कि हम रेसिडुअल इनकम निकालते हैं, RI क्या है? रेसिडुअल इनकम इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंटू KO, कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंटू KO। ठीक है, मतलब इसमें आप जो भी प्रॉफिट है उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर रहे हैं। अगर RI पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोलेंगे प्रपोजल होना चाहिए। ये गोल कॉन्ग्रुएंसी से कनेक्ट करता है, ये एब्सोल्यूट फॉर्म में आता है। ये आप एक्टिविटी वाइज भी पता कर सकते हैं बाय असाइनिंग डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू ईच ऑल्सो। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है ना कि अगर RI पॉजिटिव आ रहा है तो जो डिवीजन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसमें वो अगर ग्रुप के एंगल से पहले एक्सेप्ट होता था तो अभी डिवीजन के एंगल से भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, डज नॉट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, इसमें आप इन्वेस्टमेंट सेंटर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डज नॉट रिलेट द साइज ऑफ सेंटर्स इनकम टू द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली क्या होता है ना, जिस डिवीजन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उसका RI ज़्यादा ही आएगा, इसलिए जब साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफर कर रहा है वास्टली, तब उसका RI वास्टली डिफर करेगा। तो आप RI के बेस पे जज नहीं कर सकते कि डिवीजन वाकई में बेटर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो बड़ा डिवीजन है वो बड़ा ही परफॉर्म करेगा। इसलिए इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन खोजा गया है कि जो बड़े डिवीजन होते हैं उनको बड़ा टारगेट ऑफ RI दिया जाए, जो छोटे डिवीजन है उसको छोटा टारगेट ऑफ RI दिया जाए, और ऑफ कोर्स जो उसका सिचुएशन अलाउ करता है उसके हिसाब से उसको टारगेट दिया जाए, और उस टारगेट को अचीव कर पाता है तो उसका मतलब वो अच्छा डिवीजन है। ये भी मैनिपुलेट हो सकता है बिकॉज इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज हुआ है, ये IRR को कंसिडर नहीं कर रहा है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट क्या कमा रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। कॉमन इश्यूज विद बोथ ROI एंड RI क्या है कि दोनों में कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिफाइंड, कॉस्ट ऑफ एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। इंक्लूड्स एसेट्स इन कंट्रोल ऑफ HO और नॉट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और वैल्यूएशन इन्वेंट्री पॉलिसी में भी डिफरेंट एट HO, तो आप उसको मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे वापस, ये सब सवाल पैदा हो जाते हैं। प्रॉफिट्स निकालने के समय भी कैलकुलेशन इज नॉट डिफाइंड कि कौन सा प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है। शुड इंक्लूड और एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, ये भी नहीं बोला है। नॉन कैश आइटम इंक्लूड होगा कि नहीं ये भी नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला, तो हम लोग सब इंक्लूडेड ही चलते हैं। बिहेवियरल इश्यूज और सब ऑप्टिमल डिसीजन नॉर्मली ROI में ज़्यादा आता है। मैनिपुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाय डिवीजन, ये लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मैनिपुलेट कर लेते हैं, भाई ऐसा तरीका से कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मैनिपुलेट करते हैं कि ROI थोड़ा सा बेटर दिख जाए। डज नॉट स्क्रैप एन ओल्ड मशीनरी, ज़बरदस्ती ओल्ड मशीनरी को स्क्रैप नहीं करते ये लोग, क्योंकि अगर स्क्रैप कर देंगे तो नया मशीनरी लेना पड़ेगा, और नया मशीनरी लेना पड़ेगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो मेरा ROI घट जाएगा। सेकेंड है कि जानबूझ के डिले करते रहते हैं पेबल्स, क्योंकि अगर हम पेबल्स क्लियर ऑफ कर देंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो फिर हो सकता है मेरा ROI कम हो जाएगा। तो ये लोग ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो ग्रुप के लिए हित में नहीं है। ग्रुप का हित तभी है जब टाइम पे मशीन रिप्लेस करोगे तो घटिया क्वालिटी बनेगा। ग्रुप का हित तभी है जब आप टाइम पे पेमेंट करो, नहीं तो सप्लायर से रिलेशन बिगड़ जाएगा। बट ये अपने बारे में सोचते, ग्रुप के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तो इसके ऊपर गाइस अपने पास 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी कर लेना चाहिए, एक बार नज़र से निकाल लेना चाहिए। एक है क्वेश्चन 1, ये सब ऐसे मैट का द फॉलोइंग डेटा करके है, जिसमें आपको बोल रहा है इंटरप्रेट द कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स बिटवीन ROI एंड RI। बिटवीन ROI एंड RI मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, आप एक बार नंबरिंग लिखो। फिर क्वेश्चन 24 है LNG लिमिटेड के नाम से, जो आपका MTP अक्टूबर 19 में आया था। फिर क्वेश्चन 25 है AKG लिमिटेड के नाम से, AKG लिमिटेड।
जो आपका नवंबर 19 में आया था। और क्वेश्चन 31 है वेन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो आपका जुलाई 21 में आया था। ठीक है, तो ये आपका 4 क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखेंगे उसको। और ईवीए निकालना आपको ऑलरेडी आता है, इट इज़ नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस और ओपनिंग एम्प्लॉय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी आपको करना है। तो इसके लिए भी यहाँ पर मेरे पास तो 2 क्वेश्चन हैं डीजेबी बुक में, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम डीजेबी बुक विच आर बेसिकली फ्रॉम आई से मैट ओनली। तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। ये वाला साधारण सा क्वेश्चन आपको ध्यान आ गया होगा देखते ही कि पहले मेरे को आरओआई निकाल लेना है प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करके, और फिर आरआई निकाल लेना है प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने बोला है। तो आरओआई आप देखिए W2 में ज़्यादा आ रहा है और आरआई आपका W1 में ज़्यादा आ रहा है। तो W1 में ज़्यादा आरआई आने का कारण बहुत सिंपल सा है कि उसका इन्वेस्टमेंट साइज़ बहुत बड़ा है, बस ये लिखना है। क्वेश्चन 2-3 ईवीए का बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें अपने को जाने का दरकार ही नहीं है। ठीक है, बस इसमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपको पीबीआईटी दिया है तो नो पैट निकालने के लिए इनटू 1 - टी करना है। पीबीआईटी ही दिया हो तो कुछ और इंटरेस्ट का यूज़ नहीं है। और कॉस्ट ऑफ डेट ये वाला ना जब एसएफएम में करते हैं तो उसमें नॉर्मली मान लेते हैं कि जो दिया हुआ वो प्री टैक्स है उसको पोस्ट टैक्स करके करते हैं, बट यहाँ पे अपना जो सॉल्यूशन आया है उसमें इसको पोस्ट टैक्स अज्यूम करके किया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर अगर हम प्री टैक्स करके कर रहे तो का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आओ आप 24 नंबर क्वेश्चन देखो। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, ये वाला। ये क्वेश्चन भी देखते ही आपको याद आ गया होगा। एलएनजी और ऑपरेटिंग एसेट्स और ऑपरेटिंग इनकम आपको दिया हुआ है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आरओआई आ जाएगा सबका, जो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है। और बताना है कौन सा डिवीजन मैनेजर करेंटली सबसे हाईएस्ट आरओआई प्रोवाइड कर रहा है। तो आप डिवाइड करेंगे तो आरओआई आ गया, सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला डिवीजन प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड सवाल है बेस्ड ऑन आरओआई आइडेंटिफाई द डिवीजन मैनेजर हु शुड बी मोस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर करने का बात है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट में इन तीनों का ये रिटर्न आएगा। तो कौन सबसे ज़्यादा ईगर होगा, इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका 18 है तो इसका नया इन्वेस्टमेंट में 16 ही आएगा, तो ईगर नहीं होगा। 16.5 तो 12 आएगा, ये भी ईगर नहीं होगा। 13.6 ऑलरेडी चल रहा है तो इसमें नया इन्वेस्टमेंट में 15 कमाएगा, तो इसका आंसर होगा डिवीजन जी, राइट। इस तरह से देखना है। बेस्ड ऑन आरओआई आइडेंटिफाई द डिवीजन मैनेजर हु वुड बी लीस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे लीस्ट ईगर कौन होगा? 18 का 16 हो जाएगा -2, 16.5 का 12 हो जाएगा -4.5, तो ये लीस्ट ईगर होगा। वैसे तो एल एंड एन बोथ ईगर नहीं है, बट आप देखिए 4.5 वाला सबसे ज़्यादा लीस्ट ईगर होगा। फिर बोल रहा है स्टेट द डिवीजन दैट ऑफर्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एलएनजी लिमिटेड। तो कंपनी के लिए कौन सा बेस्ट है जो सबसे ज़्यादा आरओआई ला रहा है, उसके हिसाब से आंसर है एल, जो हाईएस्ट लेके आ रहा है। इसका आंसर है कंपनी के एंगल से एल। फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट्स 2 and 4 अबव। ठीक है, तो 2 and 4 अबव में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? 2 में और 4 में। तो मैनेजर चाहता है कौन सा, विच डिवीजन मैनेजर चाहता है सारा कैपिटल मिल जाए? वो चाहता है डिवीजन जी, बट कंपनी किसको देना चाहेगा? डिवीजन एल को। ठीक है, तो इसी को ही बस बताना है, यही कॉन्फ्लिक्ट को बोलना है। ठीक है, द मैनेजर्स आर फोर्स टू चूज बिटवीन देयर पर्सनल इंटरेस्ट and the best interest of the company as a whole. When faced with decisions such as these, many managers choose to benefit themselves at the expense of their company, a condition that is called as sub-optimization. So, इसका advice how residual income performance measure could be used to motivate the managers to act in the best interest of company. तो इसमें रेसिडुअल इनकम के बारे में थोड़ा सा लिखना है। नॉर्मली लोग रेसिडुअल इनकम निकालने लग जाते हैं, बट निकालने का दरकार नहीं है। रेसिडुअल इनकम आप फॉलो करेंगे तो
आपका अगर रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो ग्रुप के लिए भी बेनिफिशियल है. In general, when RIs uses performance measure, managers are willing to invest in any project with returns equal to or greater than required rate of return. However, RIs suffer from disadvantage of being an absolute measure, which means that it is difficult to compare the performance of division with that of other division of a different size. तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिया गया है. ठीक है, तो 24 हो गया. 25 अब अपने आप देख लो, आप ये एग्ज़ाम में आया हुआ नवंबर 19 का. यू शुड सी योर सेल्फ. एंड इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैंने आपको बोला है 25 के बाद, इसमें JIT का भी प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो ये भी आप देख लेना. ओके, एक बार इसको कर लो. इसमें डिलीवरी साइकिल टाइम और ये परसेंटेज वाला, और इसमें बैलेंस स्कोर कार्ड भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा. तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको एक बार अपने से एक बार रिकॉल करें. 25 के बाद एक 31 है. 31 30 नंबर, 31 नंबर, या ये 31 है क्या, तो मैच नहीं हो रहा. जुलाई 21 का वेन प्राइवेट लिमिटेड, ये वाला है. 30 है तब, या सॉरी इट्स 30 नंबर, 31 नहीं है, 30. करेक्शन कर लेना उधर. ये जुलाई 21 में आया है इजी क्वेश्चन. ठीक है, बट आपको अपने से करना. अगेन आई विल नॉट एंटर इनटू दिस. अगर आपका मार्किंग वगैरह किया हुआ है तो आप उसको एक बार देख लीजिए. ये नहीं कि जुलाई में आ गया तो अभी नहीं आएगा, ऐसा कोई थ्योरी नहीं. इसको भी कर लीजिए. इसमें क्या था ना, एक ये कन्फ्यूजन आया था एग्ज़ाम हॉल में कि यहाँ पर नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट पे सम करना है कि दोनों को लेके सम करना है. ये कन्फ्यूजन आया था एग्ज़ाम में. तो कुछ बच्चों ने नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट पे किया था, कुछ बच्चों ने दोनों को ऐड करके किया था. क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन लिखा हुआ है, यूजिंग नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एट द रिपोर्टिंग डेट, इस रीज़न से. ठीक है, तो आपका जो आंसर आया था उसमें उन्होंने दोनों ऑल्टरनेटिव दे दिया था. अगर आप देखोगे आंसर में ऑल्टरनेटिव 2 बोलकर उसने दोनों ऑल्टरनेटिव से इंस्टीट्यूट ने सम करके दिया हुआ है. जो बच्चा जैसे किया उसको नंबर दे दिया इंस्टीट्यूट ने. ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें एक चीज़ बस ध्यान दे लेना कि जब वर्किंग करोगे तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट को एक बार देख लेना, नज़र से निकालना है इसको, क्योंकि ये चूक हो जाता है. इसके ऊपर ध्यान नहीं रहता क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है. मेरे राय में डेप्रिसिएशन को लेना भूलना नहीं है, और इसको एक बार आप स्टडी कर लेना कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लिया हुआ है. आपने मार्किंग किया हुआ होगा तो आप देख लेना, बट फिर भी एक बार नहीं समझ में आए तो पार्ट बी को थोड़ा पेशेंटली करना. ठीक है, बाकी सब ठीक है. ये वाला इसमें जो पार्ट डी दिया हुआ है ये आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर से दे दिया है. इसमें हम लोग ये वाला नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं. एक क्वेश्चन में वही चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ उठा के पूछ लिया, तो ठीक है, वो मैनेजेबल है. ओके, सो लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे 30 नंबर कर लो, क्वेश्चन नंबर 30. प्लीज डू इट. क्वेश्चन नंबर 30 लिख लो. नेक्स्ट आ जाओ डिविजनल प्रॉफिट स्टेटमेंट. इसको बनाने का काफ़ी सारा क्वेश्चंस अपने पास आता है. डिविजनल प्रॉफिट स्टेटमेंट में डिवीजन अगर कॉस्ट सेंटर है तो ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट पे होगा, और वो कॉस्ट माने टोटल कॉस्ट होना चाहिए जनरली. अगर प्रॉफिट सेंटर है डिवीजन तो ट्रांसफर अपना कॉस्ट से थोड़ा ऊपर पे होगा. ठीक है, सो दिस विल इंक्लूड इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेसेबल वर्सेस कंट्रोलेबल. ट्रेसेबल वर्सेस कंट्रोलेबल, ट्रेसेबल टर्म डिपार्टमेंट के टर्म्स में यूज़ होता है और कंट्रोलेबल टर्म मैनेजर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है. तो ट्रेसेबल जब डिपार्टमेंट की बात आती है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन माइनस ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट करके डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकलता है, विच इंक्लूड सैलरी ऑफ मैनेजर, डिप्रिसिएशन ऑन स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स वगैरह जो डिपार्टमेंट के हेड में आ रहा है. बट ये दोनों चीज़ कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालते समय कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट में नहीं आता. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जिसमें अपने ये कहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर मैनेजर का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें वो अपने कॉस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है,
वो नीचे वाले कॉस्ट के लिए जिम्मेदार है, अपने हायरार्की में वो नीचे वालों को जिसको मैनेज कर रहा है उसका कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए वो जिम्मेदार है, बट वो अपने कॉस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। बट डिपार्टमेंट का जब बना रहे तो पूरा डिपार्टमेंट का सैलरी और डिपार्टमेंट का फिक्स कॉस्ट उसमें घुस जाएगा, डिप्रिसिएशन भी घुस जाएगा। बट जब कंट्रोलेबल निकाल रहे हो तो कंट्रोलेबल में वो अपना सैलरी के लिए जिम्मेदार नहीं होता। और कुछ कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो एचओ कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो तो ट्रेसेबल भी नहीं है और वो कंट्रोलेबल भी नहीं है। तो ये डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने का अपना फॉर्मेट्स होते थे, जो किसी भी तरीके से मोल्ड करके भी आप बना सकते हो। आप मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट स्टाइल में बना सकते हो, यानी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके, या फिर आप नॉर्मल सारा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स करके भी बना सकते हो। ठीक है, सो वी हैव ट्रांसफर डिवीजन, वी हैव ट्रांसफरी डिवीजन, एंड देन वी हैव ग्रुप टोटल। ऑलराइट, सो ग्रुप प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम ट्रांसफर प्राइस बट इट इज अफेक्टेड फ्रॉम ट्रांसफर। बोलते ना थप्पड़ से फर्क नहीं पड़ता, साहब प्यार से पड़ता है, तो वैसा ही ग्रुप प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस है जो भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं उससे फर्क पड़ता है। इफ ट्रांसफर प्राइस अफेक्ट्स द सेलिंग प्राइस, ग्रुप प्रॉफिट में भी अफेक्टेड। अगर ट्रांसफर प्राइस के कारण जो फाइनल सेलिंग प्राइस है एंड कंज्यूमर का, ट्रांसफर प्राइस अलग करने से सेलिंग प्राइस चेंज हो जाती है आपकी, तो ग्रुप प्रॉफिट को असर पड़ जाता है। अगर ट्रांसफरर मार्जिन कभी ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसफरर मार्जिन ए डिवीजन बी को जब दे रहा है, उसका अपना मार्जिन ग्रुप का ओवरऑल मार्जिन से ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रांसफरी को हमेशा लॉस ही होने वाला है। इससे तो ट्रांसफरी डीमोटिवेटेड हो जाएगा, तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। ये सब गोल कॉन्ग्रुएंसी का प्रिंसिपल्स होता है कि आपको अपना डिवीजन को खुश रखना है। तो इसके लिए टू मेक द ट्रांसफर वायबल, ट्रांसफर नीड टू जस्टिफाई द हायर मार्जिन एंड कंट्रोल इट्स कॉस्ट। और टू मोटिवेट द ट्रांसफर ही कंपनी कैन अलाउ देम टू बाय फ्रॉम आउटसाइड, or company can increase its selling price to increase their own margin and allocate that margin to the transferee। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये एनालिसिस की बात हो रही है। क्वेश्चन 4 डिवीजन ए प्रोड्यूसर्स करके स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसेस, और ये आईसीआई मैट का क्वेश्चन है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही मैट का एक एग्जाम्पल जैसा है, देखो कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते ना हम लोग। ऐसे ही मैट का तो पहले ही करना पड़ेगा ये वाला। इसमें मेन क्या ना कि देखो एक डिवीजन को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा डिवीजन को लॉस हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। एक तो मजा में, दूसरा हमेशा दुखी है, तो उसी के लिए बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस्ड है कि बी हमेशा डिमोटिवेटेड रहेगा। और इसलिए उससे ए से पूछना है कि भाई ट्रांसफरर तुम्हारा इतना मार्जिन जस्टिफाइड है क्या? डिवीजन ए को बोला जा सकता है तो अपना कॉस्ट कंट्रोल करो, नहीं तो क्या बी को बाहर से लेने के लिए अलाउ किया जा सकता है? तो मोटिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग में एक होता है जैसा क्वेश्चन बोले वैसा निकाल दो, दूसरा होता है आर ओ आई बेस्ड या ROCE बेस्ड, जिसमें जो हमारा कॉस्ट है ट्रांसफरर का प्लस आप प्रॉफिट विल बी कमिंग फ्रॉम % ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आप नेक्स्ट शेयर्ड प्रॉफिट मेथड यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम लोग कंपनी का पहले टोटल प्रॉफिट निकाल के उसको ट्रांसफरर और ट्रांसफरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन एन अप्रोप्रिएट रेशियो, विच कैन बी total cost ratio if you are distributing profit, or total variable cost ratio which will be used in case you are distributing the company's contribution. So once the profit is distributed, then transfer price can be transferर का जो cost है plus share of profit। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे एग्जांपल्स आप देखो। ओन कॉस्ट 10 + 5 15, सेल्स रेवेन्यू 22, ग्रुप का प्रॉफिट 7, तो 7 को 10:5 का रेशियो में हमने बांट दिया। अब इसमें दूसरा एग्जांपल होता है अगर 3 डिवीजन हो तो 3 डिवीजन हो तो ग्रुप का प्रॉफिट 15 को तीनों में बांटा, 6 3 6। बट अब ट्रांसफर प्राइस जब निकालोगे तो ए में तो 10 + 6 करके आ जाएगा 16, बट बी में 5 + 3 8 खाली नहीं बोलना है, क्योंकि बी को ए से भी मिलने वाला है। तो 16 + 5 21 + 3 24 होगा बी में। यहाँ पे ए में बस ट्रांसफर प्राइस विल बी 10 + 4.67 14.67। तो ये है शेयर्ड प्रॉफिट मेथड। शेयर्ड प्रॉफिट मेथड का अपना एक लिमिटेशन है कि क्या होता है, जिसका कॉस्ट ज़्यादा उसका प्रॉफिट ज़्यादा। ये तो है तौबा वाली बात हो गई कि जिसका कॉस्ट ज़्यादा उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा शेयर्ड प्रॉफिट मेथड का लिमिटेशन है। इसमें कोई जो डिपार्टमेंट कॉस्ट कंट्रोल कर रहा है, एफिशिएंट बना रहा है अपने आप को, उसका कोई रिवॉर्ड ही नहीं है। तो इस मेथड का लिमिटेशन है, इसको डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में।
जो ICI मैट का ही है, और मैन्युफैक्चरर करके क्वेश्चन है, ICI मैट का क्वेश्चन है, आप उसको देखेंगे, उसमें 2 वॉल्यूम पे वर्किंग करने का था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ये देखो 5,000 और 8,000 ये 2 वॉल्यूम पे करना था। मेन वो वर्किंग वगैरह फिर भी इजी है, 2 वॉल्यूम पे करना है तो 2 कॉलम बना लेंगे, बट मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि देखो जो भैया डिवीजन कॉस्ट रिडक्शन किया, ठीक है, एक डिवीजन 33% किया, दूसरा ओनली 6.25% किया, ठीक है, तो मोर प्रॉफिट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिवीजन एंड लेसर टू पैकेजिंग डिवीजन। ये तो रॉन्ग हो गया, ये अगेंस्ट द गोल हो गया, बस इतना ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। TP under goal congruency concept. Goal congruency means that division need to act as per the best interest of the group rather than their own interest. इसके लिए आपको ऐसा पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस सिस्टम बनाना पड़ता है जिससे कि डिवीजन को कंटिन्यूसली रिमाइंड करना है कि भाई तू अपने लिए मत जी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी। Under goal congruency, division need to act in the best interest of the group, come forward to help with the internal division, sacrifice its outside customer in order of least profitability to honor the transfer, एंड रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बी फेयर। अगर ये आप ये 4 पॉइंट याद रखें तो इससे आप गोल कॉन्वेंसी का कोई भी सम कर सकते हो। अगर ट्रांसफरर के पास आइडल कैपेसिटी है और उसको ट्रांसफरी से रिक्वेस्ट है ट्रांसफर करने का, तो कॉस्ट टू कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर सकता है। दैट वुड बी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, और मैक्सिमम तो मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं ले सकता। मैक्सिमम मार्केट प्राइस से ज़्यादा ले नहीं सकता, लेकिन सामने वाला मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना देगा उसको निकालने का एक तरीका होता है, वो होता है लोअर ऑफ। बाजार से वो जब खरीदेगा तो कितना में, बाजार से जब वो खरीदेगा तो कितना में उसको मिल जाता है। जैसे डिवीजन ए और डिवीजन बी में ट्रांसफ़र की बात हो रही है, तो बी बाजार से भी तो खरीद के ला सकता है, तो आउटसाइड परचेज प्राइस कितना वो अपना जानता है कि मैं इससे ज़्यादा पे तो आपको दूंगा नहीं, मैं इससे ज़्यादा पे तो आपको दूंगा नहीं। आउटसाइड परचेज प्राइस वो जानता है, मैं इससे ज़्यादा तो आपको दूंगा नहीं, ठीक है। और अगर हो सकता है आउटसाइड वाला को यूजेबल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट, तो वो भी वो माइनस करके नेट कॉस्ट ना सोचेगा कि मैं उससे ज़्यादा दूंगा नहीं। या फिर ऐसे भी होता है, सॉरी, आउटसाइड परचेज प्राइस में एक्स्ट्रा कॉस्ट जो मैं बोलना चाह रहा था वो क्या बोल रहा था, बहुत बार होता है ना डिवीजन ए से कोई चीज़ आएगा तो उसको डिवीजन बी में यूज़ करने के लिए एक मॉडिफिकेशन कॉस्ट लगेगा, मॉडिफिकेशन कॉस्ट लगेगा, वो 2 रुपया करके लगेगा। बाजार से वो चीज़ 26 रुपये में आता है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन का दरकार ही नहीं है, तो बाजार से हम कोई चीज़ लेने जाएंगे बी में तो मेरा तो 26 रुपये ही लगना है, मेरा तो 26 रुपये में ही काम हो जाना है बी में जाने से। बी में जाने का मतलब है कि मेरा बाजार से 26 रुपये में ही आ जाना है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं है। अब ए के पास जाएंगे तो मेरा 2 रुपये मॉडिफिकेशन कॉस्ट लगेगा। अब ए को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकता हूँ, मैक्सिमम मैं उतना ही दे सकता हूँ ए को जिससे कि मेरा नेट कॉस्ट 26 ही लगे, क्योंकि बाजार से मैं बिना मॉडिफिकेशन वाला 26 में ला पाता हूँ, तो मैक्सिमम प्राइस आ रहा है 24। और दूसरा होता है कि अब ये एक तरीका है मैक्सिमम सोचने का, दूसरा होता है कि अब बी अगर इस चीज़ को फर्दर प्रोसेस करेगा तो उसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है मान लीजिए 40 रुपये, और उसको वो बेच सकता है 70 रुपीज़ में, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट वो कमा पा रहा है 30। तो एट द एंड एक्सक्लूडिंग दिस ही हैज़ सेविंग्स ऑफ 30 रुपीज़, तो 30 से ज़्यादा सोच भी नहीं सकता है। तो नॉर्मली कोई भी रैशनल इंसान होगा तो लोअर ही पे करने का कोशिश करेगा। लोअर मतलब लोअर ऑफ आउटसाइड परचेज प्राइस माइनस मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऑन यूनिट्स ट्रांसफर्ड इफ एनी, यानी कि 24, और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न विदाउट दोज ट्रांसफर्ड यूनिट्स और विदाउट दोज यूनिट्स परचेज, तो दैट इज़ द प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। और दोनों में जो लोअर होगा वही देगा, देने वाला तो लोअर ही देता है। एक्सटर्नल परचेज प्राइस माइनस कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन यूनिट्स ट्रांसफर्ड, और एक नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर्ड यूनिट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओन कॉस्ट जो फर्दर लगने वाला है, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स हुज ट्रांसफर प्राइस यूर कैलकुलेटिंग। अगर आपके यहाँ पर ट्रांसफर के यहाँ पे आप फुल्ली बिजी हो विद एक्सटर्नल सेल्स, तो अब आप ट्रांसफ़र करोगे तो मिनिमम आप मार्केट प्राइस चार्ज करोगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट भी आप चार्ज करोगे। नॉर्मली बेटर है कि कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस बोले, मार्केट प्राइस ना बोले। मार्केट प्राइस बोलने से कन्फ्यूजन आता है, बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम ट्रांसफ़र जब करते हैं ना तो थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग हो जाता है, तो वो कॉस्ट सेविंग हम लोग इनकॉर्पोरेट करना अपने प्राइस में भूल सकते हैं। इसलिए कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस लेने से वो एरर नहीं होता, कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर ट्रांसफर प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। अब अगर
मान लीजिए कभी बोला है कि कुछ सेविंग्स होगा, ट्रांसफ़र करने से कुछ कॉस्ट बच जाता है, तो सेलिंग प्राइस वाला रूट से अगर जाओगे कि मैक्सिमम हम मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस हम कितना चार्ज करेंगे, तो उस समय आप बोलोगे जो आउटसाइड परचेज प्राइस है माइनस सेविंग्स, जो सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है वो हम लोग माइनस कर देंगे। चलो, एक तरीका है मार्केट प्राइस माइनस सेविंग, दूसरा तरीका है कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। और मैक्सिमम सामने वाला क्या दे सकता है, वो सेम है। सेम है मतलब लोअर ऑफ जो भी आउटसाइड परचेज प्राइस है माइनस मॉडिफिकेशन कॉस्ट और नेट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। फिर कैपेसिटी शॉर्टेज अगर है, हमारे ट्रांसफर के यहाँ पे शॉर्टेज चल रहा है, की फैक्टर सिचुएशन चल रहा है, और फिर आप ट्रांसफ़र का बात कर रहे हो, तो पहले मैं अपना की फैक्टर का ऑप्टिमाइजेशन करूँगा, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करूँगा। अगर ट्रांसफ़र हो तो की फैक्टर का ऑप्टिमाइजेशन करूँगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया कि मैं रैंक करूँगा की फैक्टर में कौन सा मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर पर रैंकिंग करूँगा, फिर एलोकेशन करूँगा, अपना ऑप्टिमम मिक्स टेबल बना लूँगा। अब ट्रांसफ़र को इवेलुएट करूँगा, तो ट्रांसफ़र के लिए जो यूनिट्स बना के देना है वो मैं उसके लिए आवर्स कैलकुलेट करूँगा, और आवर्स कैलकुलेट करके, आवर्स मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो शॉर्टेज है, तो आवर्स रिलीज़ करूँगा कहाँ से, फ्रॉम द लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट से उसको आवर्स निकाल कर दूंगा। तो उसके कारण जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा वो यहाँ पे जुड़ेगा, उसके कारण जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा वो यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, so this contribution lost plus cost to be incurred will be considered as transfer price, minimum transfer price and maximum is same as above. तो दिस इज़ द प्रोसेस। इसके ऊपर आपको पता है कि अपने सम्स वगैरह हैं, राइट। एक सम्स है अपने पास जो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे है, वो है क्वेश्चन नंबर 7, जो आवर्स एज अ की फैक्टर वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो। उसमें रैंकिंग करके पहले आप अपना आवर्स को अलॉट कर दीजिए, फिर देखिए ट्रांसफ़र के लिए कितना आवर्स लग रहा है, वो आवर्स को रिलीज़ करिए और लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट से, और उसका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आप अपने वेरिएबल कॉस्ट से जोड़कर मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस निकालेंगे। और फिर आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है इवैल्यूएट करो ट्रांसफ़र ग्रुप के व्यू पॉइंट से होना चाहिए कि नहीं, तो उसका प्रेजेंटेशन है। ट्रांसफ़र डिवीजन के यहाँ पे कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आपको लेना है, और ट्रांसफरी डिवीजन के यहाँ पर आपको सेविंग्स इन परचेज कॉस्ट माइनस कोई मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर्ड ऑन द यूनिट्स ट्रांसफर्ड आपको लेना है। तो दोनों को नेट ऑफ करने से आपको पता चलेगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है, नेगेटिव आ रहा है तो ग्रुप के लिए नेगेटिव है। इसमें एक सम होता था जिसमें कॉलमनर प्रेजेंटेशन भी जरूरत पड़ने पे करना चाहिए। जैसे अगर बोला है कि ट्रांसफर डिवीजन का कैपेसिटी है 10,000 यूनिट, उसमें से 4,000 यूनिट आइडल है और 6,000 यूनिट वो एक्सटर्नल सेल्स कर रहा है, और ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट आया सोचिए 5,000 यूनिट का। तो आप जब ये वर्किंग करेंगे तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर 5,000 यूनिट आप लेंगे, एड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम 5,000 यूनिट थोड़ी ना होगा। 10,000 का कैपेसिटी है और उसमें 4,000 आइडल है, तो आपका 6,000 ही एक्सटर्नल सेल्स हो रहा है। तो आप जब ट्रांसफ़र करोगे तो पहले आइडल से दोगे 4,000, तो कंट्रीब्यूशन लॉस सिर्फ 1,000 का होगा। तो देखो कॉस्ट 5,000 का आप डाल रहे हो और यहाँ पे ये 1,000 यूनिट का डाल रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है ना, ये एवरेज आउट हो जा रहा है। तो इसका बेटर प्रेजेंटेशन होता है कि आप दो कॉलम बनाओगे, एक आइडल कैपेसिटी से ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या होगा, और एक एक्सटर्नल सेल्स फोरगो करके अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका क्या होगा। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट टू बी इनकर्ड यहाँ पे 4,000 यूनिट का आएगा, यहाँ पे कॉस्ट टू बी इनकर्ड 1,000 यूनिट का आएगा, कंट्रीब्यूशन लॉस यहाँ पे नील आएगा और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आएगा। मतलब आप दोनों को कंबाइन करके कर दो ना तो एवरेजिंग हो जाता है, तो वो आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो कॉलमनर प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे करके नेट आप ओवरऑल बेनिफिट जब इसका निकालोगे और इसका निकालो तो आपको समझ में आएगा कि आइडल कैपेसिटी से ट्रांसफ़र होना चाहिए कि नहीं, और एक्सटर्नल सेल्स फॉरगो करके ट्रांसफ़र होना चाहिए कि नहीं। नॉर्मली वो एक्सटर्नल सेल्स फॉरगो करके ट्रांसफ़र करने वाला चीज़ वायबल नहीं आता है। ओवरऑल में वायबल आ सकता है, जैसे हो सकता है यहाँ पे 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे 2 लाख का लॉस आ रहा है, ओवरऑल में 3 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। तो खाली ओवरऑल देखोगे तो 3 लाख प्रॉफिट देखिए, आप बोलोगे वाह वाह सही है, बट अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे 5 कमा सकते हैं, 3 क्यों कमाए फिर। तो ब्रेक करके प्रेजेंटेशन करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट आता है डुअल रेट और 2 पार्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग। डुअल रेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता है जिसमें ट्रांसफरर जब ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र करेगा तो वो अपना कॉस्ट डिस्क्लोज कर देगा। ट्रांसफरर अपने यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा, अपना प्रॉफिट बुक करेगा, बट ट्रांसफरर का कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, जो कॉस्ट था उस पर रिकॉर्ड करेगा और उससे अपना टोटल कॉस्ट निकालेगा। ट्रांसफरी को टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी पता चल जाएगा,
उसके हिसाब से अपना प्राइसिंग करके कंपनी का प्रॉफिट निकालने के बारे में सोचेगा, ना कि कोई डिवीज़न ए का प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो ऐसा कब करते हैं जनरली, जब डिवीज़न आपको देख के लगता है कि ये डिवीज़न हमारा ऐसा मार्केट में ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे कंपनी का नुकसान नहीं हो, बस उसको उतना चिंता करना है, ये नहीं सोचना कि डिवीज़न ए कितना कमाएगा, तब ये सिस्टम ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग चलता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जब दोनों को आप टोटल करते हैं ना, तो प्रॉफिट 10 और 5 मिलके 15 आ रहा है, तो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट आ रहा है ये, जबकि हकीकत वाला प्रॉफिट खाली जो डिवीजन बी में कमा रहे हैं वही प्रॉफिट है। तो कंसोलिडेशन करते समय सब एडजस्टमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र 30 पे किया था, वो रिकॉर्ड 20 पे किया, तो 10 रुपीज़ का गैप क्रिएट करके तो -10 ग्रुप को करके अपना नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा। एडवांटेज ये क्या है कि ट्रांसफर ही कैन मेक्स ऑप्टिमल डिसीजन इफ इट इज़ फेसिंग अनसर्टेनिटीज़, और इसमें क्या है, दोनों में प्यार बढ़ता है, इट इम्प्रूव्स कोऑपरेशन, promotes goal congruence and reduces sub optimization of resources. Then there is two part transfer pricing, जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफरर पहले ट्रांसफरी से एक लम सम अमाउंट ले लेगा विच विल बी फॉर रिकवरिंग इट्स फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट, एंड देन जितना यूनिट्स आप ट्रांसफर कराओगे उस पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो ट्रांसफरर का लगता है वही मांगा जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था रेस्ट इजी नाम से, अगर आपको याद हो, रेस्ट इजी नाम से एक केस स्टडी था, ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट को लेकर, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन था, लंबा चौड़ा, तो आप उसको ज़रूर करने का कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, रेस्ट इजी कंपनी आईसीआई मैट का। तो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, बस आपको नज़र से निकाल लेना है कि उसमें हम लोग किस तरह से 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग किए थे। उसमें बेसिकली हम लोग ये भी एक चीज़ फॉलो किए थे कि यहाँ पर जो कॉस्ट यूज़ हो रहा है ट्रांसफ़र करते समय वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए। अगर एक्चुअल कॉस्ट यूज़ करोगे तो क्या होता है, फिर ट्रांसफरर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, खर्चा ज़्यादा होगा तो क्या है, सारा एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हम लोग तो रिकवर कर लेना है। तो इसमें कॉस्ट में उसमें कंडीशन डाला गया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट होने से क्या होता है कि अगर एक्चुअल कॉस्ट फिर ज़्यादा कम होगा तो ट्रांसफर उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है इसका, इट इज़ ट्रांसफरर इज़ एबल टू गेट अश्योर्ड प्रॉफिट्स, क्योंकि उसको तो लमसम में एक अमाउंट मिल गया, और ट्रांसफर ही फ्यूचर यूनिट्स को बहुत सस्ता में ले पा रहा है, वेरिएबल पे ले पा रहा है। तो इट विल इंस्पायर द ट्रांसफर टू परचेज द ट्रांसफर एट लोअर रेट, एंड दिस प्राइस इनेबल्स ट्रांसफरर टू ऑल्सो अर्न सम प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ये सब नॉलेज के लिए है, ऐसे इससे कोई क्वेश्चन ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का बना के पूछा जा सकता है। परफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट है तो मार्केट प्राइस पे आपको ट्रांसफर प्राइस रखना है। इम्परफेक्ट है अगर मार्केट मतलब आइडल कैपेसिटी चल रहा है, मार्केट में डिमांड रेगुलर नहीं आ रहा, तो आप ट्रांसफर प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट पे भी रख सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट रखना परफेक्ट है, विच इज़ फेयर बिकॉज ट्रांसफरर विल बी कॉशियस फॉर इट्स इनएफिशिएंसीज। एक्चुअल कॉस्ट अनफेयर है बिकॉज सारा एक्चुअल कॉस्ट चार्ज हो जाएगा, कोई इंसेंटिव नहीं कॉस्ट सेविंग करने का। वेरिएबल कॉस्ट रखोगे तो ट्रांसफरर फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है कि अगर आपके यहाँ वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड चल रहा है तो आप डुअल टैरिफ या फिर 2 पार्ट सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग रेकमेंड करते हैं, कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि कंपनी है जिसका मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड है, वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करता है, तो उसमें रेकमेंड करने बोले ना, अगर कि कोई और मेथड रेकमेंड करो तो हमेशा डुअल टैरिफ और 2 पार्ट रेकमेंड कर दोगे। फुल कॉस्ट पे करने से ट्रांसफरर को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है बट फिक्स कॉस्ट मिल रहा है। फुल कॉस्ट प्लस में ट्रांसफरर सबसे ज़्यादा खुश है। अगर एक्सटर्नल मार्केट की बात करें, इम्परफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट की बात करें, तो ट्रांसफरर सबसे ज़्यादा खुश, हैप्पीएस्ट ट्रांसफरर इस सिचुएशन में। अगर कोई प्रोडक्ट का एक्सटर्नल मार्केट ही नहीं तो उस समय तो भाई साहब आपको जो मिल रहा है वो लेके खुश रहना चाहिए। तो बोल रहे ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर बट लेस देन नेट एमआर ऑफ द ट्रांसफर ही, क्योंकि ट्रांसफर ही उससे ज़्यादा तो कभी बियर ही नहीं कर सकता। सो इसलिए ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इज गुड अमाउंट। चेंजिंग सेलिंग प्राइस और डिमांड इज सेंसिटिव टू प्राइस और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो उस समय एम आर इक्वल टू एम सी करके आप ट्रांसफर प्राइस निकाल लो। कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स यदि है तो उस समय कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। फिर मार्केट कंडीशन ऑफ ट्रांसफर इज अनसर्टेन, हम जिसको बेच रहे हैं उसका मार्केट अनसर्टेन है, तो हम क्या करें भैया, हम तो अपना पूरा कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस लेंगे, जैसे लेते हैं वैसे। तुम्हारा अनसर्टेन मार्केट है तो मैं क्या कर लूँगा उसमें, राइट। तो ये जस्ट एक ब्रीफ सिनॉप्सिस आपको मिल गया पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स।
ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स में तीन मेन मेथड है, एक है मार्केट बेस्ड, दूसरा कॉस्ट बेस्ड, तीसरा नेगोशिएशन बेस्ड। मार्केट बेस्ड में परफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट अज्यूम करके अपने वर्किंग करते हैं, यानी कि परफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट मतलब मार्केट प्राइस मुझे चार्ज करना है अगर ट्रांसफर प्राइस मुझे निकालना है तो, या कॉस्ट ऑफ इनकम प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस चार्ज करना है। कॉस्ट बेस्ड अगर आप बात करें तो इम्परफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट की बात हो रही है, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, आपको फुल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग आपको यूज़ करने बोला जाता है। उस कॉस्ट बेस्ड में मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड है, फुल कॉस्ट बेस्ड है, कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड है, जो ऊपर में आपको बताया। और एक होता है नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसमें कभी ऐसा हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई एक्सटर्नल मार्केट ही नहीं है, तो आप कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग पता करें कि इसको कितना रुपये में बेचा जाए। देखा देखी से प्राइस ज़्यादा बनता है ना, रादर देन खुद का प्राइस कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस में देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट, तब नेगोशिएशन करना पड़ता है जिससे विन विन सिनेरियो डेवलप हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एक टेबल है बहुत ज़बरदस्त। इसमें मैंने पहले बोला था इसके पॉइंट्स को लर्न करना है, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर मेथड को लेकर आपको कुछ भी डिटेल पूछा जा सकता है। ओके। तो मार्केट प्राइस बेस में जब आप जाते हो तो ट्रांसफर प्राइस इज मार्केट प्राइस, और मैंने बताया था मार्केट प्राइस माइनस सेविंग्स इन कॉस्ट, क्योंकि अगर मेरे को कॉस्ट सेविंग्स मिल रहा है तो, या फिर आप बोल सकते हो कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। एडवांटेजेस क्या है, ये सबसे बेस्ट मार्केट प्राइस ट्रांसफर प्राइस माना जाता है, क्योंकि ये मार्केट डिटरमाइंड है, तो लोग उसको बायस्ड नहीं बोलते, अनबायस्ड होता है, ये एम्बिगुअस नहीं होता, मैनिपुलेटेड नहीं होता, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव होता है और क्लियरली कोई भी इसको जान सकता है। डिसएडवांटेज है कि जैसे अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है बाज़ार में, तो पता नहीं चल पाता है कि मार्केट प्राइस सही कौन सा है। और अगर मान लीजिए बाजार में कोई ऐसा प्राइसिंग स्ट्रेटजी चल रहा है जिससे लोग मैनिपुलेट करके मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, आप उसको बेस लेंगे तो ये मार्केट प्राइस जो यहाँ पे सेट हुआ हुआ उससे मैच नहीं करेगा। ठीक है। अगर मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो उसके कारण क्या होगा ना, आप भी अपना प्राइस ट्रांसफर की तरफ एक अलग अलग चार्ज करोगे तो ट्रांसफर का प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है। इस मार्केट प्राइस समटाइम्स कुछ ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं जिस कंप्लीटली फाइनल गुड्स की तरह बने नहीं है, तो उसका मार्केट प्राइस अवेलेबल भी नहीं होता। इस सब में ये वाला हर ट्रांसफर प्राइस है ना, ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में कुछ बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज में क्या क्या है, जैसे पहला, बोथ मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, दे कम्पीट विद द मार्केट। परचेजिंग डिवीजन कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम आउटसाइड इफ सप्लाइंग डिवीजन डज नॉट मेंटेन क्वालिटी। तो आराम से आप बाज़ार से खरीदने का सिस्टम बना हुआ, तो बाज़ार का प्राइस पे हो रहा है तो वो बाज़ार से खरीद लेगा। तो एक प्रेशर रहेगा कि सप्लाइंग डिवीजन अपना क्वालिटी भी अच्छा करके रखे, नहीं तो वो बाज़ार से खरीद लेगा, कोई एक्स्ट्रा आप बेनिफिट तो उसको देते नहीं हो। परचेसिंग डिवीजन मस्ट इंश्योर क्वालिटी वाइल बाइंग फ्रॉम आउटसाइड। इफ़ परचेज इंटरनली इट मे बी मोर एज पर स्पेसिफिकेशन। तो जब भी कभी कोई बाहर से परचेज किया जाए तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्वालिटी प्रॉपर मिलेगी। जब घर से लेते हैं ना तो इस चीज़ का एश्योरेंस रहता है कि अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, पर बाहर से अच्छी क्वालिटी मिले ही नहीं, इसका एश्योरेंस नहीं रहता। तो ये परचेजिंग डिवीजन के लिए एक प्रिकॉशन दिया हुआ है कि अगर तुम बाहर से खरीदने जा रहे हो तो क्वालिटी वाला चीज़ खरीदना। फिर शेयर्ड प्रॉफिट मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो इसमें बस वही है कि देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर कॉस्ट रिडक्शन। फिर कॉस्ट बेस में ट्रांसफर प्राइस यदि कॉस्ट प्लस प्राइस होता है तो इसमें एडवांटेज क्या, इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट इज इजीली अवेलेबल कंपेयर टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में तो बाजार में जाके पता लगाना पड़ेगा, कॉस्ट तो घर का ही चीज़ है। सेकेंड, कैन बी बेंचमार्क टू इंटरनल कॉस्ट टारगेट्स और बजट्स। तो इंटरनल जो आप टारगेटेड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट लेते हो उससे कंपेयर भी कर सकते हो कि आप कॉस्ट ज़्यादा इनकर करेंगे कम इनकर कर रहे हैं। बट मीनिंग ऑफ कॉस्ट इज सब्जेक्टिव, कॉस्ट माने टोटल कॉस्ट होगा कि वेरिएबल कॉस्ट होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा। एंड देर इज लेस इंसेंटिव टू सेव कॉस्ट बिकॉज एंटायर कॉस्ट इज चार्जेबल। फिर मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस होता है, तो फिर इसमें क्या होता है, सप्लाइंग वेरिएबल कॉस्ट पे सप्लाइंग डिवीजन कैन रिकवर इट्स कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट इट इज इनकरिंग फॉर ट्रांसफर। और दूसरा एडवांटेज क्या है, परचेजिंग डिवीजन कैन बाय फ्रॉम सप्लाइंग डिवीजन एट अ वेरी लो प्राइस कंपेयर टू मार्केट। और डिसएडवांटेज क्या है कि फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा। और बिहेवियरल इशू क्या है कि सप्लाइंग डिवीजन के यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वो डीमोटिवेटेड है, उसको इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा।
फिर प्रॉफिट इवैल्यूएशन भी यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि अगर आप मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक में तो प्रॉफिट आने नहीं है, तो दूसरा का जो प्रॉफिट है तो कंबाइंड एफर्ट का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी टोटल में आ रहा है, इंडिविजुअल प्रॉफिट भी नहीं पता चल रहा। और ऐसे सिचुएशन पे क्या ना, सप्लाइंग डिवीजन को कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा बोलकर, तो सप्लाइंग डिवीजन कोई नया प्रपोजल, नया ऑफर वगैरह आता है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। ये लोग का एक बिहेवियरल इशू देखा गया है ऐसे केस में। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट लीड टू हायर कॉस्ट। ठीक है, इवन ट्रांसफर, जो ट्रांसफरी डिवीजन है वो भी रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको हैबिट पड़ गया है कि उसको वेरिएबल कॉस्ट पे सब चीज़ चाहिए। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट से जो प्रॉफिट का हैबिट पड़ गया, उसके बाद नया ऑफर आया, उसमें उतना प्रॉफिट आना ही नहीं है, आपको पता ही है ऑफर्स में उतना प्रॉफिट नहीं आता, तो उसको वो लोग रिजेक्ट करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में ट्रांसफर प्राइस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। Variance is absorbed by supplying division, but in some cases it could be passed to purchasing division also. Performance evaluation can be done against budgeted cost or target cost. ये advantage है, enables manager to take steps to save cost. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो आप एक्चुअल कॉस्ट का भी ट्रैक रखेंगे। प्रॉफिट इवैल्यूएशन इज सेंट्रलाइज बिकॉज आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर इसमें बिहेवियरल इशू क्या है, बजटेड कॉस्ट आर जनरली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो अप टू डेट नहीं भी किया हुआ हो सकता है। Little incentive exists to make cost more efficient. Why? Because you are already recovering your cost. However, standard cost is far better than actual cost. Full cost method में आप फिर सप्लाइंग डिवीजन को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, विल ऑलवेज, बट एटलीस्ट वो लॉस शो नहीं करेगा। कॉस्ट का मीनिंग सब्जेक्टिव है कि फुल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, और नो प्रॉफिट फॉर सप्लाइंग डिवीजन, हेंस वो डिमोटिवेटेड फील करेगा। फिर एक है कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड। ठीक है, ये फुल कॉस्ट बेस्ड, फुल कॉस्ट बेस्ड में खाली कॉस्ट लिया जा रहा है, और कॉस्ट प्लस मार्कअप में प्लस मार्कअप भी लिया जा रहा है, तो सप्लाइंग डिवीजन मार्कअप के कारण प्रॉफिट अर्न करेगा। दिस इज वेरी क्लोज टू मार्केट प्राइस। द परचेजिंग डिवीजन में बियर अ शेयर ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ऑल्दो नन वॉज इनकर्ड फॉर इंटरनल सेल्स, क्योंकि फुल कॉस्ट आप रिकवर कर रहे हो ना, तो ज़बरदस्ती का कुछ एक सेलिंग एक्सपेंस हम लोग को बियर करना पड़ रहा हो सकता है, क्योंकि आप फुल कॉस्ट पर ट्रांसफर कर रहे हो। जो मेरा कॉस्ट है आप उसी पे खाली ट्रांसफर करते हो तो ठीक रहता है। अब इसमें चक्कर क्या है, बिहेवियरल इशू का, डीमोटिवेट द परचेजिंग डिवीजन, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, इवन दो सेलिंग एक्सपेंस उसके काम में लग नहीं रहा। इट डिस्टॉर्ट्स कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर वाइल मेकिंग डिसीजंस, क्योंकि डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्ट पे ज़्यादा बेटर होता है। इस पे किस कॉस्ट को लेना नहीं लेना है कन्फ्यूजन के कारण इट डिस्टॉर्ट्स कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर। परचेजिंग डिपार्टमेंट व्यू द कॉस्ट एज वेरिएबल, क्योंकि वो तो जितना यूनिट खरीदेगा उसका तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाउएवर इस फुल कॉस्ट में कुछ फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड होते हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो यूनिट के हिसाब से बढ़ना नहीं चाहिए। बट परचेसिंग डिवीजन 100 यूनिट ऑर्डर करेगा तो इंटू 100 करके लगेगा, 1000 यूनिट ऑर्डर करेगा तो इंटू 1000 करके लगेगा। तो परचेसिंग डिवीजन के लिए तो वो सारा का सारा एक तरह से वो हो गया ना, सारा का सारा क्या हो गया परचेसिंग डिवीजन के लिए, सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो उसको वो दुख हो रहा है कि जो कॉस्ट फिक्स्ड है, जो वॉल्यूम के साथ नहीं भी बढ़ रहा है, बट मैं वॉल्यूम ज़्यादा ले रहा हूँ तो मेरे को कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। स्पेशल ऑर्डर्स वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं बाय सप्लाइंग डिवीजन, एज उनको तो प्रॉफिट का लालसा हो गया है, तो प्रॉफिट तो स्पेशल ऑफर में आएगा नहीं, इसलिए रिसोर्सेज प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाएंगे। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड दिस स्पेशल ऑर्डर लीड टू एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी, बट HO इंटरवेंशन में भी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट दैट स्पेशल ऑर्डर। और एक नेगोशिएशन बेस्ड है जिसमें आप बिटवीन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस एक ट्रांसफर प्राइस सेट करते हो। मैनेजर्स आर गिवन ऑटोनॉमी टू बाई और सेल इंटरनली और एक्सटर्नली, उनको ऑटोनॉमी दे दिया जाता है कि तुम्हें अंदर से लेना अंदर से लो, बाहर बेचना है बाहर बेचो, जो करना है करो। ये रिक्वायर करता है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंटरनल कॉस्ट टू नेगोशिएट। ये डिसएडवांटेज है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये गोल कॉन्फ्रेंस प्रमोट करता है, बट इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए सब ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू बार्गेन, अगर वो एबिलिटी नहीं है तो बार्गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर एज सच कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी नहीं है मेरे पास, मैं नंबर खोज के आपको नहीं बता रहा हूँ, बट क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई भी क्वेश्चन में आपको एनालिसिस या रिकमेंड करने के लिए लिखने बोला जा सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग यूजिंग कैलकुलस। तो कैलकुलस में जो आप लोग प्राइसिंग चैप्टर में सीखा था ना, MR=MC, वही वाला चीज़ है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले सिनेरियो में एक डिवीज़न जब दूसरे डिवीज़न को ट्रांसफ़र करेगा तो ट्रांसफ़र प्राइस निकालते समय वो अपना बाज़ार का जो प्राइस है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है वही प्राइस ट्रांसफ़र में चार्ज कर लेगा। एंड वो बाज़ार का प्राइस कैसे निकालेगा, MR=MC। MR कैसे निकालेगा, A - 2BQ।
ए क्या है, प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो, बी क्या है, स्लोप दैट इज चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी, याद है ना। तो एम सी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इसका सम्स में खाली ये ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा भी सम्स आता है जिसमें बोलता है ऐसा ट्रांसफर प्राइस निकालो जिसमें ट्रांसफरर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है। ट्रांसफरर्स प्राइस निकालना है तो ईजी है, एम आर इक्वल टू एम सी करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रांसफरर प्राइस निकालो जिसमें ट्रांसफरर्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और एक होता है कि ऐसा प्राइस निकालो जिसमें ट्रांसफरी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ट्रांसफरी प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करेगा वो, प्रोवाइडेड ट्रांसफरर ऑल्सो मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ट्रांसफरर मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट। तो ट्रांसफरर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा तो वो अपना एम आर और अपना एम सी इक्वेट करके एक प्राइस निकाल लेगा, ठीक है। प्राइस इक्वेशन होता है P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू करके वो अपना एक इक्वेशन बनाएगा, एम आर इक्वल टू एम सी करके क्यू का वैल्यू निकलता है, उस क्यू का वैल्यू को पुट करेंगे तो अपना एक प्राइस निकाला। अब वो प्राइस यहाँ पे इनपुट कॉस्ट बन जाएगा जो उसका एम सी में घुस जाएगा, तो फिर ये अपना एम आर इज इक्वल टू एम सी करेगा, ठीक है। तो इसमें ये अपना मार्जिनल रेवेन्यू के लिए वो ए माइनस टू बी क्यू करेगा, और इसका अपना एम सी के लिए ये ट्रांसफर्ड इनपुट का जो कॉस्ट है प्लस ओन वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ेगा। और एक तीसरा सम होता है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, कंपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, उसमें कंपनी का एमआर, कंपनी का एमआर कैसे निकलता है, कंपनी का एमआर निकलता है जिसमें आप ट्रांसफरी, जो अगर दो ही डिवीजन मान लेते हैं, ट्रांसफरी का जो एमआर है वो, ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अल्टीमेटली जो लास्ट में कस्टमर को सेल करके जनरेट हो रहा है वही है, यानी एमआर का रेवेन्यू इक्वल टू एमसी। एमसी मतलब क्या होगा, एमसी मतलब होगा यहाँ पर जो ओन वेरिएबल कॉस्ट है फॉर बोथ द डिविजन्स, ओन वेरिएबल कॉस्ट फॉर बोथ द डिविजन, क्योंकि जो दोनों का वेरिएबल कॉस्ट है वो कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट है। फिर इससे क्यू का वैल्यू निकलेगा और ए माइनस बी क्यू जो आपका प्राइस इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर है उसमें बैठाओगे। इसमें मेन चीज़ यही ध्यान देने का है कि किसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ट्रांसफर का कि ट्रांसफरी का। ट्रांसफरी का जब होगा तो ट्रांसफर का कंडीशन डाल दिया जाता है कि कंपनी का। तो इसके ऊपर अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वही ये क्वेश्चन आप लोग का प्रैक्टिस भी किया हुआ है, बैथवे इंडिया लिमिटेड वो वैगन्स बना रहा होता है, तो उसको आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस उसमें वो खाली फ्लो देख लेना कि ट्रांसफर मैक्सिमाइज, ट्रांसफरी मैक्सिमाइज और कंपनी मैक्सिमाइज के लिए फिगर्स कौन सा लिया गया, दैट्स इट। फिर एक आता है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग के समय कुछ कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी और ग्रुप कंपनी तीनों अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं, इनफैक्ट अलग अलग कंट्री में हो सकते हैं। नॉर्मली इसका गोल होता है कि हम लोग उस कंट्री में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें जहाँ का टैक्स रेट कम है, इससे क्या होता है, ग्रुप का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर आप विद इन द ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भले ही वो अगर आप दूसरा कंट्री में कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र आप जो भी प्राइस पे करो, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी उस ट्रांसफ़र को फेयर प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा और उसके हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा। एंड द सेम इज़ विथ अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो भी, अगर सामने वाला कंट्री में कोई इनडायरेक्ट टैक्स है या इस कंट्री में कोई इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो भी फेयर प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। उस फेयर प्राइस को आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं। वो आर्म्स लेंथ प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो जो ट्रांसफर प्राइस है वही आर्म्स लेंथ प्राइस माना जाएगा। ध्यान रखना है कि करेंसी ऑफ कन्वर्जन कौन सा है, मतलब कि कौन से करेंसी में कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं बोले तो जिसका जो करेंसी है जिस डिवीज़न का उसमें कैलकुलेशन करोगे। फिर ट्रांसफ़र प्राइस, इस समय जब आप प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हो ना तो इस बार ट्रांसफ़र प्राइस को भी यूज़ करोगे। गोल्ड कॉन्ग्रुएंसी के समय जब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाए थे तो उसमें था ट्रांसफर डिवीजन के अंडर में कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, बस उतना ही। फिर उसके बाद ट्रांसफर डिवीजन में था सेविंग्स इन परचेज कॉस्ट माइनस मॉडिफिकेशन कॉस्ट, बस उससे उतना ही, दोनों को कंपेयर करके नेट निकाल लिए थे। बट यहाँ पे जब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगा तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट करके टोटल कॉस्ट आया। फिर ट्रांसफ़र रेवेन्यू कितना मिलेगा वो भी लिखेंगे, ट्रांसफर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके पीबीटी आएगा, फिर इस कंट्री का टैक्स रेट माइनस करके पैट आएगा। उस तरह से नेक्स्ट डिवीजन में जब जाओगे तो सेविंग्स इन परचेज कॉस्ट आएगा लेस
ट्रांसफर्ड इनपुट का कॉस्ट जो वहाँ से आया यहाँ पे, हो सकता है उसका करेंसी अलग हो, इसका करेंसी अलग हो, तो करेंसी कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। फिर लेस करोगे आप उसका ओन कॉस्ट, तो उसका प्रॉफिट आएगा। फिर उसमें टैक्स माइनस करोगे तो उसका पैट आएगा। दोनों पैट को जोड़ोगे तो ओवरऑल पैट आएगा। ओवरऑल पैट अगर पॉजिटिव है तो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। जब आप मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालने जाओगे तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस प्लस टैक्स पेबल ड्यू टू ट्रांसफर भी आपका मिनिमम में जुड़ेगा। और मैक्सिमम जब निकालने जाओगे तो सेविंग्स इन परचेज कॉस्ट माइनस कॉस्ट इनकर्ड ऑन ट्रांसफर इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एट फेयर प्राइस, इसका ध्यान रखना है अगर एप्लीकेबल हो तो। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने के कारण कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, विच इज़ द लॉन्जिविटी ऑफ द प्रपोजल, विच इज़ द सर्टेनिटी ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, विच इज़ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अर्नड, विच इज़ ऑपरेटिंग कंडीशंस। ठीक है, मतलब लॉन्जिविटी कितना दूर का है, सर्टेनिटी ऑफ फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का, रिपैट्रिएशन का क्या नॉर्म्स है, ऑपरेटिंग कंडीशंस कैसा है। तो ये स्टेटमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी जिक्र कर लिया आपके साथ। इसके ऊपर अपने पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल का। क्वेश्चन नंबर 13 है डीजेबी बुक का, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलकर, जो आईसीआई मैट का ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है एबीसी माइनर्स बोलकर, ये आईसीआई मैट का ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टैंडर्ड कॉर्प बोलकर, ये भी आईसीआई मैट का ही है। क्वेश्चन नंबर 31 है कोरल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलकर, ये आपका जुलाई 21 का है। तो मेरी राय में आप एक बार स्टैंडर्ड कॉर्प का क्वेश्चन को देख लो, दैट विल बी ऑल इनफ। अगर मिनिमम देखना है तो, मैक्सिमम में तो सभी देखना है। एक बार अभी ये देख लो और स्टैंडर्ड कॉर्प का प्रेजेंटेशन देख लो और आपका काम बन जाएगा। फिर एक आता है, देखो नेक्स्ट यहाँ पर नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस। नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस मतलब ट्रांसफर प्राइस थ्रू नेगोशिएशन में बी मिक्स ऑफ अकाउंटिंग कैलकुलेशंस एंड कॉम्प्रोमाइज। इसमें हेड ऑफिस इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है। सेवरल वेज ऑफ नेगोशिएटिंग, और आप डुअल टैरिफ बात करो, बट ये जनरली तभी बोलना जब कंपनी इज फॉलोइंग वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। टू पार्ट का बात करो, ये भी तभी फॉलो करना जब कंपनी इज फॉलोइंग वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, नॉर्मली हमने यही देखा है कि इंस्टीट्यूट का जब जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आपका चल रहा है, तो आप ये प्रॉब्लम में होता क्या है कि उस समय ट्रांसफरर तो अपना कुछ भी रिकवर नहीं कर पा रहा है ना। ट्रांसफरर अपना कुछ भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, ट्रांसफरी को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पे ही मिल जा रहा है मेरे को। तो ट्रांसफरर को खुश करने के लिए डुअल टैरिफ प्राइसिंग में क्या होगा, वो अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा, ट्रांसफरी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा। और टू पार्ट में क्या होगा, ट्रांसफरी को वेरिएबल कॉस्ट पे फ्यूचर में मिलेगा, बट एक ट्रांसफरी को शुरुआत में लमसम देना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग बोला है और नेगोशिएट कराने बोला, तो ये दो रिकमेंड करोगे। शेयर्ड प्रॉफिट से भी नेगोशिएशन होता है, जब देख रहे कि एक डिवीजन प्रॉफिट कमा रहा है दूसरा लॉस कमा रहा है, तो ग्रुप अपना टोटल प्रॉफिट में से दोनों को प्रॉफिट बांट के दे सकता है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट जो बचा रहा है उसको इंसेंटिव नहीं मिलता, उसमें प्रॉब्लम ये है। और प्रॉफिट को बांटे कैसे, इसको लेके भी एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। और सबसे बेस्ट होता है एक रेंज ऑफ बार्गेन सेट करके मैनेजर्स पे खुद पे छोड़ दो। एक मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस निकालना उन लोग आना चाहिए। जब भी नेगोशिएटेड प्राइस का बात है तो मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस पे आप सम्स करो। एक इसके ऊपर क्वेश्चन है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी उसको देखिए। केस स्टडी डाइजेस्ट में आया है ये, CSD मतलब केस स्टडी डाइजेस्ट, AB साइकिल्स लिमिटेड बोलकर, जो हमारे DJB बुक में 33 नंबर है। हालांकि क्लास में भी ये कराया हुआ रहता है, बट एक बार आप उसको नज़र से निकाल लीजिए कि उसमें किस तरह से वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं अपने ट्रांसफर प्राइसिंग पर। स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चंस आपको ध्यान से करना होता है, इसके ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप चेक करो कि ट्रांसफ़र प्राइस क्या है। अगर कुछ नहीं है तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस होगा, अगर मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस नहीं है तो यूनिफॉर्म ट्रांसफ़र प्राइस हो सकता है। यूनिफॉर्म ट्रांसफ़र प्राइस वाला भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस वाला भी क्वेश्चन है। तो यूनिफॉर्म ट्रांसफ़र प्राइस होता है जो ऐसा प्राइस जो हर डिवीजन को चार्ज किया जाएगा। दैट कैन बी, जैसे डिवीजन X अगर Y को ट्रांसफ़र कर रहा है, Z को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो Y को 27 पे कर रहा है, Z को 28 पे कर रहा है, तो यूनिफॉर्म लेना है तो सबके लिए 28 लिया जा सकता है। हाईएस्ट वाला को यूनिफॉर्म बनाता है। ठीक है, और अगर ट्रांसफ़र प्राइस गिवन है आपको, तो जो ट्रांसफ़र प्राइस दिया हुआ वही लेना है। वो स्टेप 1 का काम खत्म हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 में आप हर ट्रांसफ़र प्राइस से कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ट्रांसफरर को क्या मिल रहा है वो निकालो। फिर उस ट्रांसफ़र प्राइस को परचेज कॉस्ट समझ के ट्रांसफरी के यहाँ पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकता है वो निकालो।
फिर आप सबका कैपेसिटी एलोकेशन पे काम करो. एलोकेट कैपेसिटी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन ट्रांसफरी डिविजन्स फर्स्ट. If there is an additional fixed cost for additional capacity to be utilized in transferee division for meeting its external demand, then evaluate whether there is additional profitability due to such additional fixed cost or not. If there is additional profitability, then additional fixed cost is viable. Allocate capacity in the transferee division for its best profitability. लास्ट में ट्रांसफरर, पहले ट्रांसफरी का करना है. ठीक है, कंट्रीब्यूशन दोनों का निकाल के पहले ट्रांसफरी का करके फिर ट्रांसफर का करो, क्योंकि ट्रांसफरी अपना जब तक बेस्ट लेवल नहीं डिसाइड करेगा तब तक ट्रांसफरर को नहीं पता चलेगा कि मेरे को अपने ट्रांसफरीज को कितना ट्रांसफर करना है. ठीक है, तो इसमें डिवीजन का बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है और एक कंपनी का बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है. जो कंपनी का बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है फॉर ग्रुप बेस्ट स्ट्रेटेजी, वी जस्ट चेक वेदर ट्रांसफर डिवीजन इज ट्रांसफरिंग द फुल रिक्वायरमेंट्स ऑफ टू द ट्रांसफरी और नॉट. इफ नॉट ट्रांसफरिंग, देन इवेल्युएट वेदर ट्रांसफर इज प्रॉफिटेबल और नॉट एंड अकॉर्डिंगली कंक्लूड. जैसे अगर आपको बोला है पहले डिवीजन ए है, डिवीजन बी और कंपनी है, तो डिवीजन ए का बेस्ट स्ट्रेटजी बताओ, बी का बताओ और कंपनी का बताओ. तो पहले आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका निकाल लोगे, फिर ट्रांसफर ही का करो कि ये अपना बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए क्या करेगा. ठीक है, तो ट्रांसफर ही का करने के बाद फिर इससे पता चल जाएगा कि डिवीजन ए को अपना बेस्ट प्रॉफिट के लिए कितना वॉल्यूम पे ऑपरेट करना चाहिए. तो ये लोग अपना अपना बेस्ट प्रॉफिट निकाल लिए. उसके बाद कंपनी का सोचो. कंपनी में खाली यही चिंता है कि ट्रांसफर प्राइस क्या, उससे मतलब नहीं है, ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं ये मतलब है. तो हो सकता है ये ऑलरेडी अपना पूरा कैपेसिटी ट्रांसफर कर रहा हो, तो अगर कर रहा है तो कंपनी का बेस्ट प्रॉफिट वही है जो डिवीजन का बेस्ट प्रॉफिट है. अगर नहीं कर रहा है तो कंपनी पहले बोलेगा कि चेक करो कि ए बी को अगर पूरा पूरा ट्रांसफर करता तो क्या कंपनी के फायदा हो जाता. अब ये जब तक सम्स नहीं किया हुआ तब तक नहीं क्लिक करेगा आपको, बट अगर सम्स किया हुआ तो आपको क्लिक कर रहा होगा बैकग्राउंड में, हाँ ऐसा ऐसा होता था. ठीक है, अब इसका एक और सम्स हो सकता है इसमें ऐसा, जिसमें क्वेश्चन लाइन बाय लाइन ही बोल सकता है. पहले ए का बेस्ट स्ट्रेटजी बताओ जिसमें ए को सबसे ज़्यादा फायदा होगा. ए पहले अपना एक्सटर्नल सेल्स और ट्रांसफर दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा. तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कमाएगा उधर पहले बेचेगा. अगर उसके एक्सटर्नल सेल्स में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो पहले एक्सटर्नल सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा, जो बच जाएगा वो ट्रांसफर करेगा. अगर उसको ट्रांसफर से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जो जनरली होता ही नहीं है, तो अगर मिल रहा है तो पहले वो ट्रांसफर करेगा फिर बचा हुआ एक्सटर्नल सेल्स करेगा. नॉर्मली ऐसा मिल सकता है कि ये पहले एक्सटर्नल सेल्स करना चाहता है फिर बचा हुआ ट्रांसफर करना चाहता है, ऐसा हो सकता है. फिर बी के लिए बोलेगा क्वेश्चन, बी का बेस्ट स्ट्रेटजी बताओ. तो बी का बेस्ट स्ट्रेटजी में बोल देगा क्वेश्चन कि प्रोवाइडेड ए हैज़ ऑलरेडी फॉलोड हिज बेस्ट स्ट्रेटजी. तो ए ने कितना ट्रांसफर किया वो बी का इनपुट हो जाएगा. अब उसके हिसाब से बी अपना एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल कर देखेगा कि मेरा कहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा आ रहा है. तो बेसिक गेम प्लान क्या होता है ना, सबका प्रॉपर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन डिफरेंट सिचुएशंस निकालो और फिर जजमेंट लो. अब इसमें क्या होता है, एक सम्स आता है जिसमें एडिशनल कैपेसिटी की बात आती है कि कैपेसिटी बढ़ाने का एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगा, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए. तो उस समय ए का पहले मत करो, पहले बी का करो. जो ट्रांसफरी है उसका पहले करो, उसका कैपेसिटी बढ़ा के वायबल है कि नहीं वो चेक करो. अगर वो बढ़ा लिया तो उसका रिक्वायरमेंट समझ लो. उसके बाद आप ए से देखो कि ए को अगर वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक्स्ट्रा तो वो अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, उसका वायबिलिटी चेक करो. फिर सबका कैपेसिटी वायबिलिटी चेक हो गया, उसके बाद देख लो कि कौन किसको कितना ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट कंपनी को कमा के देगा. देखो मैं तो बोल के निकल गया क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है, ये ऐसा नोट्स है ना आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा. मैं फिर भी रेकमेंड कर रहा हूँ आपको 3 क्वेश्चन, आप उसके ऊपर से नज़र से निकाल लीजिएगा. कंपनी हैज़ 2 डिविजन्स ऐसा करके क्वेश्चन नंबर 9 आईसे मैट का. फिर क्वेश्चन नंबर 10 है बी लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट्स. ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान आ रहा होगा. 3 प्रोडक्ट्स आईसे मैट XYZ वाला जो भी मैं बता ही रहा था, फिक्स कॉस्ट जिसमें आपका लग रहा है फॉर एडिशनल कैपेसिटी. और क्वेश्चन 27 है ट्राइसेल लिमिटेड. ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है नवंबर 20 में. ये 10 के जैसा ही है बट उसमें यूनिफॉर्म ट्रांसफ़र प्राइस को घुसा दिया. इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ढांचा भी बनाया हुआ था जो मैं बोल रहा था, उसी को समझाने के लिए कि X पहले अपना बाजार में देखेगा और YZ को देखेगा. YZ के लिए ट्रांसफ़र प्राइस गिवन हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम वाला लेना पड़ेगा, नहीं तो यूनिफॉर्म वाला लेना पड़ेगा. Y फिर आउटसाइड से परचेज कर सकता है और ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसका आउटसाइड और ट्रांसफ़र से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा. सबको आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के फिर फिक्स कॉस्ट का जजमेंट लेना पड़ेगा पहले ट्रांसफर के यहाँ पे. फिर उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं उसका जजमेंट लेना पड़ेगा ट्रांसफ़र के यहाँ पे. फिर एक डिसीजन लिया जाएगा कि कौन किसको कितना ट्रांसफ़र करेगा.
While doing any transfer pricing sums during reading, make sure that during reading you are making this kind of chart in your notes. एंड मतलब कॉपी में नोट नंबर 1 बोल के फटाफट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही चालू कर दोगे, नहीं तो क्या क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने में बहुत टाइम चला जाता है. बस अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो सारा क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको करना है. ओके तो अब आ जाओ, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह दिखा देता हूँ फटाफट. जो बचा हुआ क्वेश्चंस है सारा बचा हुआ ही एक बार नज़र से निकलवा देते कि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, और कुछ कुछ जो खासम खास है मैं उसको बता देता हूँ कि आप कर लेना. जैसे एक खासम खास मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एमटीपी में 22 में कनॉट रेस्टोरेंट वाला क्वेश्चन है, उसको आपको करना है. देखो आप, जैसे 1 मैंने बता दिया था, 2 मैंने बोला ईवीए का है, छोड़ दो आप. 4 आपका ये मेन कमेंट उसका इम्पोर्टेंट है. 5 का वो एनालिसिस इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट रिडक्शन कौन कितना परसेंट से कर रहा है बट उसको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा. ठीक है. फिर 6 नंबर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसमें गोल कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालना है, जो आप कर लोगे. 7 नंबर में ये आवर्स आपका दिया हुआ है लिमिटिंग फैक्टर की तरह, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल के रैंकिंग करके पहले ऑप्टिमम मिक्स सजाओगे, फिर लीस्ट प्रॉफिटेबल से आप आवर्स निकाल कर अपना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कैलकुलेट करोगे. एंड आवर्स जो निकालना है मतलब वो उतना यूनिट्स का निकालना है जितना ट्रांसफ़र करना है. ट्रांसफ़र यहाँ पे 300 यूनिट वाई करना है, तो उसके लिए जो आवर्स लगेगा वो आवर्स आप लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट से रिलीज करके करोगे. याद आ गया होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है. इसमें किसको कितना एडवांटेज मिल रहा है. फुल कॉस्ट नो मार्कअप में जी का 60% प्रोडक्शन लेवल होगा, जबकि एक्सटर्नल डिमांड 40% है, तो 20% का ही बेसिकली ट्रांसफ़र का बात है. इसका मतलब जी के पास आइडल कैपेसिटी था, उस आइडल कैपेसिटी का उसको फुल कॉस्ट मिल गया, तो ज़्यादा एडवांटेज डिवीजन जी को मिला. फिर उसको मार्केट प्राइस मिल गया तो उसको ही एडवांटेज मिला. फिर वो मार्जिनल कॉस्ट पे दे रहा है तो डिवीजन आर को एडवांटेज मिल गया. फिर वो मार्केट प्राइस पे दे रहा है. एक्सटर्नल डिमांड 90% का है, एक्सटर्नल डिमांड 90% का है, तो 10% आइडल था, तो आइडल कैपेसिटी का तो लोअर प्राइस हो सकता था बट उसका भी मार्केट प्राइस मिल गया, तो जी को एडवांटेज ज़्यादा मिला. वो सब का रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ऑलरेडी आपका पहले से पढ़ा हुआ होता है बट नहीं भी है तो ये सब पॉइंट्स आप जो बोल्ड है एटलीस्ट उसको नोटिस करके आंसर में रिप्रोड्यूस करने का कोशिश करिएगा. जो भी मैं अभी बता रहा हूँ मैं अजम्पशन पे बता रहा हूँ कि ये सब आपको याद आ रहा है. अगर नहीं याद आ रहा है तो यू हैव टू स्टॉप आफ्टर द चैप्टर एंड कंप्लीट इट देन एंड देयर. नहीं तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि फटाफट ये वीडियो एक बार कंप्लीट करो, फिर सारा जो जो चीज़ आपको दोबारा देखने का वो फट से पेज मोड़ देगा, फट से पेज मोड़ देगा, इंडेक्सेशन मार देगा, इतना स्मार्ट वर्क करते जाएगा कि मैं इसको एक बार और देखूंगा. सर तो फटाफट बोल दिए, मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा. ठीक है. फिर ये बेस्ट स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन है. इस बेस्ट स्ट्रेटजी में डिवीजन ए के लिए बताना है और फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस इफ द बेस्ट स्ट्रेटजी इज चूजन. सो बेस्ट स्ट्रेटजी में सबसे पहला चीज इसमें आपको सेलिंग एक्सपेंस को लेकर बताना है कि सेलिंग एक्सपेंस कौन सा वर्दी रहेगा. ये फिक्स्ड वाला है और एक वेरिएबल वाला है, तो फिक्स्ड वाला और वेरिएबल वाला में इवेलुएट कर रहे तो पता चल रहा है कि फिक्स्ड वाला ज़्यादा सही है. नॉट टू बियर फिक्स कॉस्ट ऑफ 50,000. ठीक है. तो मेन क्या है इसमें आपको ब्रेकअप सजाना है कि एक एक्सटर्नल सेल वो कर सकता है 30,000 का, स्पेशल ऑर्डर ले सकता है 15,000 या फिर जीरो. फिर ट्रांसफ़र टू बी अगर 45,000 से कम हुआ तो, और ट्रांसफ़र टू बी अगर 45,000 हुआ तो, क्योंकि 45,000 हुआ तो ट्रांसफ़र प्राइस हमें ज़्यादा मिल रहा था. ऐसे सारे सिचुएशन को पहले क्रिएट किया. उन सारे सिचुएशन में आपने यहाँ पर एक्सटर्नल सेल वाला जब जा रहा है तो उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वेरिएबल वाला लग रहा है, बाकी में जीरो हो गया क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट में ट्रांसफ़र हो गया. तो उससे मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर सिचुएशन का पता चल गया. तो अब इसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे को किस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. जब मैं बी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 20 रुपये करके, तो मैं पहले ट्रांसफ़र करूँगा बी को 45,000 यूनिट उसको, और उसके बाद मेरा 5,000 कैपेसिटी जो बच जाएगा वो 5,000 कैपेसिटी का मैं स्पेशल ऑर्डर मीट नहीं कर सकता, बिकॉज स्पेशल ऑर्डर में यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है 15,000 पूरा दो या फिर जीरो दो, तो वो 5,000 वो एक्सटर्नल में बेच देगा. तो ट्रांसफ़र टू डिवीजन भी होगा 45,000 और 5,000 एक्सटर्नल सेल्स का. तो ये बेसिकली बेस्ट स्ट्रेटजी बना है. यहाँ पर मेन चीज़ था यहाँ पे ये कॉलम्स बनाना और फिक्स कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट का होगा उसको सोचना.
उसके बाद यहाँ पे एक और पूछा है ना, जो रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस में ये वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थोड़ा ध्यान से सीखने का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया गया है। आप जब पढ़े थे और अभी इसमें जो दिया हुआ उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन को मॉडिफाई किया था। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि एज एक्सप्लेन्ड अबव द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर डिवीजन ए वुड बी टू सेल 45,000 टू बी एंड 5,000 यूनिट ऑफ सी 5,000 यूनिट एक्सटर्नली। इफ ट्रांसफर ऑफ ऑल 45,000 वुड नॉट टेक प्लेस, द बेस्ट स्ट्रेटजी वुड हैव बीन, अगर 45,000 ट्रांसफर नहीं होता पूरा का पूरा तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता, तो फिर हम 30,000 एक्सटर्नल सेल्स करते जो मैक्सिमम है, 15,000 स्पेशल ऑर्डर का लेते और 5,000 डिवीजन बी को देते। तो अब मेरे को दोनों केस का डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन लेना है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा, और वो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट यहाँ पे बैठाकर आपको मिनिमम ट्रांसफर प्राइस लेना है। तो ये थोड़ा यूनिक है, अगर आपको ध्यान है, आपका प्रैक्टिस किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको समय दीजिए थोड़ा सा और एक बार इसको देख लीजिए कि ये वाला पूरा पैराग्राफ का वर्किंग कैसे हो रहा है। और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बहुत सिंपल। फिर ये XYZ वाला मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। इसी तरह का एक और क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ था, जिसमें मैं यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइस लेके करना था। फिर आ जाइए ग्लोबल, ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें बस डुअल रेट और टू पार्ट के बारे में लिखने का है। फिर ये बैथवे वाला कैलकुलस वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक पार्ट में बोल रहा है कि आपको ऐसा प्राइस निकालना है विच विल मैक्सिमाइज कंपनीज प्रॉफिट, और दूसरा पार्ट में बोल रहा है विच विल मैक्सिमाइज डिविजनल मैनेजर्स प्रॉफिट। ठीक है, और रिकमेंड करना है अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी वाइल इंट्रोड्यूसिंग ई क्लास बॉगीज। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी रिकमेंडेशन में पहले दोनों प्राइसिंग के बारे में बताएंगे, पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, और फिर दोनों में से कोई एक बेस्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना, एक बार पेनिट्रेशन के बारे में, एक बार स्कीमिंग के बारे में बताकर फिर कौन सा फेवरेबल है उसके हिसाब से एक तो बेस्ट वाला स्कीमिंग वाला सिलेक्ट किया गया है। फिर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक प्रेजेंटेशन अभी मैं समझाया ही था, कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांसफर, फिर पीबीटी, फिर लेस टैक्स करके पैट, फिर वापस से सेविंग्स ड्यू टू ट्रांसफर, सेविंग्स ड्यू टू परचेज कॉस्ट, सेविंग्स इन परचेज कॉस्ट ड्यू टू ट्रांसफर, लेस ट्रांसफर इनपुट कॉस्ट, तो फिर पीबीटी, फिर लेस टैक्स, फिर पैट, दोनों पैट को जोड़ोगे तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 वाला में सिंपल प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है, 2 कॉलम बनाकर, और कुछ भी नहीं है इसमें मगजमारी, तो आराम से हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन वाला ये सब मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपका किया हुआ आपको याद है बहुत अच्छी बात है, बट एक बार इसको थोड़ा डीप में देख लेना कि इसमें जो हम लोग क्लास में किए ना उसमें थोड़ा उल्टा कराए हैं और यहाँ पे उल्टा कराए हैं, बस आप ये ध्यान रखिएगा। उल्टा मतलब क्या है कि यहाँ पे किया हुआ है कि अगर हम जापानीज से परचेज कर लें तो प्रेजेंटेशन क्या होगा, जबकि क्लास में मैंने करा कि अगर हम चाइना से ट्रांसफ़र कराएं तो क्या होगा। तो जो हमारा पॉजिटिव आ रहा है वो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, बस यही फ़र्क है। ऑलराइट, तो इसमें जो नेट बेनिफिट दिख रहा है वहाँ पे हमारा लॉस आ रहा है, और इसमें ये फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स को भी याद कर लीजिएगा जो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था। फिर रेस्ट इजी वाला में मैंने आपको बोला था, इसमें ना वो खाली देखो कि किस तरह से 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग का वर्किंग किया हुआ है, ये वाला वर्किंग खाली आप देख लेना, और बाकी सब कहानी कुछ है वो ठीक है। इसमें बस स्टैंडर्ड कॉस्ट लेके करना है, और इसमें ये वाला पार्ट 3 को पढ़ लेना कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये पार्ट 3 को एक बार नोटिस करना। मैरियाने लिमिटेड का क्वेश्चन बहुत आसान सा है, तो मैं उस पर भी एम्फेसिस नहीं कर रहा, कैलकुलेशन करने जाओगे सजा के तो कर पाओगे, मुझे ऐसा अनुमान है। फिर आपको ये गोल कॉन्ग्रुएंसी में एक 18 नंबर क्वेश्चन है जीएल लिमिटेड का, ये भी आप कर लोगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। बस इसमें क्या था ना, जैसे यहाँ पे कंपनी फॉलो कर रहा है, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप सजेस्ट करो द स्टेप्स टू बी टेकन बाय सीईओ टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डिविजनल हेड्स। तो अब क्या सजेस्ट करें, तो सजेस्ट में जब मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच फॉलो हो रहा है तो डुअल पार्ट और 2 पार्ट, डुअल टैरिफ और 2 पार्ट सजेस्ट करते हैं। ये क्या है कि जब तक पता नहीं हो तब तक आप लिख नहीं पाते हो। और इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे ROI बेस्ड सिस्टम चल रहा है, तो उसको भी कमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। ये आप बस आंसर में देख लेना कि कैसे उसको कमेंट में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये वाला जो कमेंट में लाइन लिखा हुआ है ना, ये लिखने को बनता नहीं है, ये बेस्ड ऑन ROI वाला चीज़ है, तो ये वाला लाइन लिखने को बनता नहीं है,
ये कमेंट खाली यूनिक है मेरे हिसाब से, बाकी कैलकुलेशन इस सम का इजी है। फिर इसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। BYD अलॉय में वो हाई और फाई मैनेजर वाला क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी आपका पहले भी आपको बताया हुआ है। फाई मैनेजर और हाई मैनेजर का कैलकुलेशन है, इसमें कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, फिर आपको दोनों का बोनस निकालना है, फिर मेन चीज़ है इसमें ये आर्ग्यूमेंट डिस्कशन आपका मेन चीज़ है, जिसका पॉइंट्स आपको नोटिस कर लेना चाहिए कि किस तरह से देख इवेलुएट किया गया है कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें एक तो वो ट्रेड पेबल का मुद्दा को लेके बात करना है, और एक तो आपको इनका प्रॉफिट अपॉन सेल्स शायद है ये वाला, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द इन्वेस्टमेंट वेयर नॉट मेड, नहीं, एक प्रॉफिट अपॉन सेल्स को लेकर भी है, या प्रॉफिट मार्जिन अगर सेल्स लेके करे तो क्या होगा, और फिर और यहाँ पर है कि अगर वो रिप्लेस नहीं करता तो उसका प्रॉफिट क्या होता, एसेट रिप्लेस नहीं करता तो उसका प्रॉफिट क्या होता, तो जो कंपनी के हित में सोचा तो उसका बोनस कम हो गया। ये एक्सप्लेनेशन को एक बार आप नज़र से ज़रूर निकालिएगा। देन 20 नंबर में आता है तो ग्रेट विजन क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में भी वो मे 18 वाला टाइप का कैलकुलेशन है। इसमें भी वही है कि आप अल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड दैट सीईओ शुड कंसिडर, बिकॉज इसमें भी वेरिएबल कॉस्ट और आरओआई वाला फंडा है। तो इसमें भी वही आरओआई को लेकर किस तरह से कमेंट लिखा गया है, एक बार उस पर नज़र देना है। आपका अगर साइड नोट्स लिखा हुआ है तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ये मेरे को लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर एरिया आपको एक बार नज़र पे निकालना चाहिए, ठीक है। और रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस है, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, उसमें कोई बड़ा डील नहीं है। आंसर ये सब आप सही निकालते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल्टरनेट में डुअल टैरिफ और 2 पार्ट आपको बताना है, और ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें पता है। फिर नवंबर 18 का एक क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, तो इसमें एज सच कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। ये आपका एक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मैंने आपसे बात किया था कि 5 फोर्सेस मॉडल क्या बायर सप्लायर में लग सकता है, क्योंकि वो लोग भी तो एक तरह से एक्सटर्नल पार्टी की तरह ट्रीट करते एक दूसरे को डील करते समय। तो इसमें ये कहानी कि लग तो सकता है, बट पॉइंट ये कि उतना ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनमें आपस में लड़के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हेड ऑफिस को इंटरफियर करके मैटर को रिजॉल्व कर देना चाहिए, ज़्यादा नेगोशिएशन का रूम नहीं होना चाहिए। तो इसमें पहला पार्ट में वो 5 फोर्सेस का बार्गेनिंग पावर कब एग्रेवेट हो जाता है उसके बारे में बता रहा है कि स्विचिंग कॉस्ट होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सप्लायर्स और बायर्स होता है, रिलेटिव साइज ऑफ पार्टीज होता है। ये आप एक बार क्विकली जाके फर्स्ट चैप्टर में ये वाला जो पॉइंट्स था ना, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और सप्लायर के अंदर का जो पॉइंट्स था जिसके कारण पावर हाई और लो हो जाता है, वो एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए, अभी तुरंत पॉज करके एक बार वो भी देख लीजिए, नज़र से निकाल लीजिए, जिससे रिवाइव हो जाए वो। और उसके बाद यही वाला पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब विद इन द डिविजन्स का बात हो रहा है, दे आर ऑल्सो बायर सप्लायर टू ईच अदर, इफ मैनेजमेंट in this situation company faces the risk of sacrificing any saving in transaction costs if management needed to invest considerable time in transfer pricing negotiation में बहुत टाइम लग गया तो बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। द पेरेंट कंपनी मस्ट डिटरमाइन वेदर ट्रांसफर प्राइस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और सेकेंड चीज है द आउटकम ऑफ एनी ट्रांसफर प्राइस नेगोशिएशन मस्ट बी एंडेड इन ट्रांसफर प्राइस एट अ फेयर प्राइस। फेयर प्राइस क्या होता है वो बता रहा है। एनी कॉम्पिटिशन बिटवीन द डिवीजन इज वर्थलेस, इस पैराग्राफ का ये है। बट इसका मतलब एक एक लाइन ही लिखोगे, एक एक लाइन ही पढ़ोगे ऐसा नहीं है। मेरा अनुमान है कि आप थोड़ा और भी यहाँ पे लिख के रखे हुए होंगे, तो जो लिखा हुआ है साइड में उसको पढ़ लीजिएगा। बट मेन जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें ये बता रहे किस कब बार्गेनिंग पावर हाई हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए पेरेंट कंपनी ट्रांसफर प्राइस डिसाइड कर दिया तो इट शुड बी सिंपली इम्पोज दिस फिनिशेस ऑफ द कंपटीशन। तो बट may discourage managers, especially when divisional bonuses are paid. In most companies, some level of negotiation is allowed, but this may not be realistic if transfer is necessary. ट्रांसफर का जरूरत है तो नेगोशिएशन करेगा तो टाइम वेस्ट ही करेगा। इन दिस केस द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर डिवीजन इज वास्टली इंक्रीज्ड। इससे सप्लायर का पावर बढ़ जाता है क्योंकि उसको पता है ट्रांसफर होना ही है, तो जब दबाएगा दस डिस्ट्रॉयज द बैलेंस ऑफ नेगोशिएशन। तो कब पावर हाई हो जाता है? जब ट्रांसफर मैंडेटरी होता है।
द अपोजिट इज द केस इफ सप्लाई डिवीजन इज नॉट अलाउड टू मेक एक्सटर्नल सेल्स, तो उस समय ट्रांसफरी डिवीजन का पावर हाई हो जाता है। कब? यहाँ पे सप्लायर का पावर हाई है, सप्लायर का पावर हाई यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे कब जो बायर है उसका पावर हाई है, जब सप्लायर को अलाउड ही नहीं है ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पे बस क्या होता है ना, जब ट्रांसफ़र प्राइसिंग में बार्गेनिंग पावर की बात आती है तो बार्गेनिंग पावर का जो डिटर्मिनेंट्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये मेरे हिसाब से ये कैलकुलेटेबल है, मैं इस पर नहीं जा रहा। इसका एनालिसिस करोगे ना तो आप वर्कआउट कर पाओगे अगर आपका किया हुआ है तो। प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें इतना जो एनालिसिस लिखा हुआ है मेरी राय में एग्जाम में आप इतना एनालिसिस लिखने मत जाना, इसको नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना। 24 ऑलरेडी मैंने बता दिया, 25 भी बता दिया था आपको। नेक्स्ट 26 में अगर आप आते हो तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ओके है, प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, इजीली मैनेजेबल है, तो कोई बहुत बड़ा डील क्वेश्चन नहीं है। रिपीट आ गया तो भी आप बिना देखे भी करके आ सकते हो। इसमें बस ये है कि लास्ट में ना, लास्ट वाला जो पार्ट है ना, इसमें एक लास्ट वाला पार्ट है ना, टॉप मैनेजमेंट शुड इंटरवेन एंड एडवाइज अ सूटेबल ट्रांसफर प्राइस, तो उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बताना है, बस ये इसका ट्रिक है मेरे हिसाब से। ये सब किया हुआ है तो आपका मार्किंग जो किया हुआ आप उसको एक बार नज़र से निकाल लीजिए, दैट्स इट। मैं होता ना तो मैं तो सारे क्वेश्चन देखता इस तरह से, मुझे देखते ही याद आ जाता है ट्रिसल लिमिटेड, ओ यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइसिंग वाला चीज़ है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसके बाद तो वो स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन है, सब सिचुएशन में कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल कर फिर मेरे को कैपेसिटी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, वाई और जेड से पहले चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं एक्स का डिसीजन लूँगा और फिर कंक्लूड करूँगा बस। फिर एक अल्फ़ा बीटा का क्वेश्चन है, ये जैन 21 में आया है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जैन 21 का, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इसमें खाली पार्ट डी एक बार आप देख लीजिएगा, जो पहले ये पुराने सिलेबस का क्वेश्चन था, पार्ट डी उसमें एक नया चीज़ घुसा के दे दिया है। तो उसमें डुअल रेट और टू पार्ट के बारे में बोलना है। ठीक है, मिस्टर बेन वाला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 30 नंबर मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि इसमें नेट बुक वैल्यू लेना है कि दोनों मिला के लेना, उसको लेके एक एम्बिगुइटी था, बट ये डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट है जो हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, जो आपको लेना है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आपका 31 नंबर में वो जुलाई 21 का मलेशिया वाला सिंगापुर वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मत पढ़ो तो भी चलेगा, अपने आप हो जाएगा। अब ये वाला एक क्वेश्चन है केस स्टडी डाइजेस्ट का, मदर कंपनी, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है मदर कंपनी का और फ्यू सजेशंस, ये थोड़ा यूनिक है तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड वंस, इसलिए स्टार लगा दिया, एक बार अभी आप इसको रुक के पढ़ लीजिएगा। और ये 33 वाला भी एक देख लीजिएगा, ये मैंने बोला था नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग में कि फर्स्ट केस में उसको दिखा रहे हैं कि आप देखना एवरेज प्राइस लॉन्ग टर्म बेसिस में क्या होगा, और सेकंड केस में रिकमेंडेशंस क्या देना है। ठीक है, तो ये आप एक बार कैलकुलेटर में अटेम्प्ट करके देखो, मैं अभी घुस तो नहीं रहा बट मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक बार ये वाला क्वेश्चन को भी देख लेना, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ओल्ड सिलेबस का एक क्वेश्चन है कि अगर इफ डिवीजन ए maximum capacity is this and sales to intermediate are now 800 units, so 200 units be transferred on long term average price basis। सॉरी, यहाँ पे long term average price basis पे ट्रांसफ़र हो रहा है, हो तो ट्रांसफ़र होना चाहिए कि नहीं, वो कमेंट पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि आपको ट्रांसफ़र का लॉन्ग टर्म प्राइस निकालना है, लॉन्ग टर्म प्राइस तो यहाँ दिया हुआ है। तो बस बहुत ईजी सा है, बस प्रॉफिट निकाल के दिखा देगा 200 यूनिट पर और बताएगा कि ट्रांसफ़र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लॉस हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, फ़ायदा हो रहा है तो होना चाहिए। ठीक है, 34 एक केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर आपका किया हुआ है तो मैं बोलूँगा एक बार कर लेना, नहीं किया हुआ है तो एक बार निकाल देना, छोड़ देना। बट आपको एक क्वेश्चन मैंने एमटीपी में 22 का जो बोला है उसको आप जरूर से करके जाना, और डिवीजन स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन ये कर करा हुआ है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्राइसिंग में भी आपको दिखाए थे, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करना है, प्राइसिंग में भी मैंने डाला था, ये वापस यहाँ पे छप गया है, ये भी आपको अभी करना है, मतलब यू हैव टू गिव टाइम टू दिस, आई कांट अलाउ यू टू स्किप। इसमें जो बातें बोल रहे हैं उसको ऊपर से फटाफट देख के उसको क्लोज करो। और ये दिसंबर 21 का जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, दैट्स नॉट सो टेक्निकल, हाउएवर इफ यू हैव नॉट डन इट आई वुड स्टिल रिकमेंड यू, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का समय
एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिए, ठीक है। एक बार इसका पूरा सॉल्यूशन जो है सर्चेड आंसर से डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए, ये भी एक बार आप देख लीजिए। सो ऑल इन ऑल मैंने आपको स्टार लगा के कुछ क्वेश्चंस दे दिए यहाँ पर। उसमें क्वेश्चन नंबर दिया है 36। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं भी एक बार नोट कर ले रहा हूँ कि मैंने किस वजह से स्टार लगाया है। क्वेश्चन नंबर 36 एक MTP May 22 वाला क्वेश्चन था, कनॉट रेस्टोरेंट वाला। फिर मैंने एक स्टार लगा के दिया आपको क्वेश्चन नंबर 35 पे। फिर मैंने आपको बोला है कि आप 33 भी करोगे और 32 भी करोगे। ये 4 क्वेश्चन को थोड़ा डीप में जाके करो, और उसके बाद आपको बाकी जो मैं बोला उसमें जैसे ही क्वेश्चन 28 का पार्ट डी को एक बार देख लेना। उसमें पार्ट डी में खाली कमेंट लेगा, नहीं 28 का पार्ट डी कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन पढ़ लेना कि लैंग्वेज क्या है। और तो मेरे को कुछ सच, हाँ मैंने ये वाला ज़रूर बोला था आपको 25 प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, नवंबर 19 वाला 25 बोला था। बाकी तो जो करा दिया वो तो हो ही गया ना। तो जो 4-5 क्वेश्चन अभी आपको मैंने बोला उस क्वेश्चन को आप एक बार और करो। ये एक क्वेश्चन नंबर 15 भी पहले बोला था, SCI वाला क्वेश्चन। बाकी सब ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपके लिए नोट कर दूं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको एक बार देखने का है। क्वेश्चन नंबर 15, 25, 32, 33, 35, 36, MTP May 22 किया हुआ होना चाहिए। देखो एट दिस मोमेंट देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन विच इज नॉट डन। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा रह गया, बात अलग है, ठीक है। बट अगर सारा ही रह गया तो फिर तो ये आप लास्ट डे रिवीजन नहीं कर रहे हो, फिर आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो। और अगर लास्ट डे रिवीजन कर रहे हो तो ये सब किया हुआ है आपका, सब में आपका ट्रिक्स मार्क किया हुआ है, बस आपको नज़र से निकालना है। सर ने कहा एक बार और, तो थोड़ा अच्छे से उसको देख लेना है। ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन देखा और हाँ बस हो जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन देखकर उसका आंसर को रिकॉल करने का कोशिश करो कि अच्छा ये था, इसमें ऐसे ही पूरा अप्रोच याद आना चाहिए, बस ये अप्रोच है, ये अप्रोच है, अप्रोच। ओके, इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। एक बार आप डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का यहाँ पर जो एक पार्ट को पढ़ाते हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस मेज़र के लिए बताया जाता है कि फाइनेंशियल और अदर मेजर्स में ये सब मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो फाइनेंशियल में हम लोग पढ़ते हैं ROI और RI, बट एक और हो सकता है जो ROI का ही एक सबसेट है। वो एक क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक और हो सकता है, लिख लो आप, अकाउंटिंग प्रॉफिट। खाली प्रॉफिट देख रहे हैं हम लोग। अब इसके बारे में पहले इंस्टीट्यूट मेट में नहीं था तो नहीं बताए थे। हम लोग कहीं ना कहीं अपना डिस्कशन को लिमिट रखते हैं टू वॉट एवर इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब्स। बट अब इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन में हमें ऐसा दिखा तो मैं आपके साथ शेयर करने आ गया। अकाउंटिंग प्रॉफिट में बात ये कि वो सिंपल प्रॉफिट है, वो पैट हो सकता है, EBIT हो सकता है, प्रॉफिट देखना है जो अकाउंट्स आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट इसका लिमिटेशंस आपको पढ़ना है। लिमिटेशंस क्या है इसका? सबसे पहला लिमिटेशन है कि प्रॉफिट का मीनिंग कौन सा प्रॉफिट, EBIT, EBT, पैट, क्या चाहिए आपको, इफेश चाहिए क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। यहाँ समस्या आ जाती है। सेकेंड समस्या आती है कि ये मैनिपुलेटिव अकाउंट्स, तो आप जानते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन मैनिपुलेट अकाउंट्स, इट मे नॉट बी द परफेक्ट वन। तीसरा, ये शॉर्ट टर्म है। फाइनेंशियल मेजर जितने भी सारे शॉर्ट टर्म है, ये पहले भी बताया हुआ है। चौथा एक और है कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इग्नोर कर देता है, इग्नोर्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो एक वाइटल पॉइंट हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है वो अपना इक्विटी लगाया है इस डिवीजन में, अगर तो इक्विटी लगाया है तो उसका रिटर्न का क्या बात होगा, तो वो पे ऑफ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। डेट को वो पे ऑफ कर लेता है। अगर आप पैट पे जाते हो तो डेट को पे ऑफ कर सकता है, बट डेट का जो कॉस्ट है मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे जनरली वो कवर नहीं करता अगर इफ पैट इज कंसिडर्ड, ये प्रॉब्लम है।
तो क्या ये सब बातें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हम लोग मन से बना के लिख सकते हैं? एक दो पॉइंट तो मैनिपुलेटिव शॉर्ट टर्म तो आप बोल ही सकते हो, बट और दो पॉइंट आपको दे दिया गया कि प्रॉफिट का मीनिंग और इग्नोर्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट? आई होप दिस इज इनफ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है।